और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अ, आपने 10 मिनट हमारा वेट किया, 10 मिनट आपने वेट किया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने ट्रेनिंग सेशन को। साथियों, आज मैं आपसे किसी प्रकार की कोई फिलॉसफी की बात नहीं करूंगा। आज मैं बहुत ज्यादा ज्ञान दर्शन चैनल नहीं चलाऊंगा। आज मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे बात करूंगा जो निश्चित रूप से आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है आज, मतलब ये मान के चलिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 3 और श्लोक नंबर 35 के संबंध में। क्या कहती है भगवत गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 35 में? श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधिनं श्रेयम् परधर्मो भयावह। बहुत बहुत गहराई से अगर समझेंगे आप इस श्लोक को, तो ये श्लोक कह क्या रहा है? ये श्लोक कह रहा है, पहले हिंदी में समझते हैं फिर इंग्लिश में भी पूरा हम आपको प्रेजेंटेशन देंगे इसका। ये श्लोक बड़ा स्पष्ट कह रहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। इसका मतलब यह है कि अपने धर्म का पालन करते हुए यदि आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो वो कहीं अच्छा है दूसरे के धर्म को अपनाने से। फिर सुन लीजिए, अपने स्वधर्म का पालन करते समय यदि आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो वो परधर्म के पालन करने से कहीं अच्छा है। यद्यपि आप अपने स्वधर्म का पालन उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं जितनी अच्छी तरह से दूसरा कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है। यानी कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। लेकिन साथ ही साथ में ये भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अपने धर्म में मर जाना कहीं बेहतर है अपेक्षाकृत दूसरे के धर्म को स्वीकार करने से। ठीक है जी, चलो अब इसको हम पूरा बाकायदा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं आपको और आपको बताते हैं कि आपका स्वधर्म क्या है। आपको पता है जीवन में दुख किस बात का है? हमें लगता है कि हमारे पास थोड़े पैसे और होते तो हम सुखी हो जाते। हमें लगता है कि शायद हमारी थोड़ी गाड़ी बड़ी हो जाती तो हम सुखी हो जाते। हमें लगता है शायद हमारे जो बीएचके है ना, ये 3 BHK, 2 BHK, 4 BHK, ये बीएचके बढ़ जाते तो हम सुखी हो जाते। ये ऐसा हमें लगता है। सच्चाई ये है कि अगर हम अपने स्वधर्म में आ जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। अगर हम अपने स्वधर्म में आ जाएंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात अरुणा दीदी? लेकिन हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि शायद बीएचके बढ़ जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, शायद गाड़ी का मॉडल बदल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, शायद ये जो पे आउट आ रहा है ये पे आउट बढ़ जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, शायद ये जो लेवल्स मिल रहे हैं ये लेवल्स बढ़ जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। जबकि सच्चाई ये है कि सुखी तो आप हो। आपका स्वभाव है सतचित आनंद। आप सच्चित आनंद हो। आप सुखी तो हो, बशर्ते कि आपको ये पता हो कि मैं तो, मेरा स्वभाव ही सुख है, मेरा स्वभाव ही आनंद है। मैं बस उलझा हुआ हूं। मैं बस उलझा हुआ हूं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपके घर पे कोई लाइट है, आपके घर पे कोई बल्ब है और उसके ऊपर आपने एक कंबल डाला, 2 कंबल डाले, 3 कंबल डाले। अब 3 मोटे मोटे कंबल डाल दिए और अंदर लाइट है वो। अब बताओ आपको क्या लाइट की रोशनी मिलेगी? आपको लाइट की रोशनी नहीं मिलेगी ना। तो यही हो रहा है हमारे साथ भी। ऐसा नहीं है कि हम सुखी नहीं हैं, हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत आनंदित हैं। लेकिन इतने कंबल डाल रखे हैं हमने अपेक्षाओं के, इतने कंबल डाल रखे हैं हमने अपनी इच्छाओं के, अपनी महत्वाकांक्षाओं के, कि हम वो जो अपना मूल स्वरूप है उसको पहचान नहीं पा रहे। हम अपने मूल स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे। आज देखो, क्षमा कीजिएगा, आज मैं किसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं करूंगा और आज मैं आपको मोटिवेशन भी नहीं दूंगा, लेकिन जो आज मैं दूंगा आपको वो आप जिंदगी भर भूलेंगे भी नहीं, जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे आप। आइए बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करें अपना प्रेजेंटेशन।
तो क्या कहता है ये श्लोक, एक बार फिर से पढ़ते हैं। आपकी आंख के सामने है, ये स्क्रीन पर है श्लोक आपके सामने, पांडे जी, शिवपूजन पांडे जी। इस श्लोक आपके सामने है डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया। क्या कहता है श्लोक ये? श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधिनं श्रेयः परधर्मो भयावह। आइए समझते हैं इसके मतलब को, और फिर बहुत डीप में इसको स्टडी करेंगे, बहुत गहराई में जाएंगे। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है श्लोक ये श्लोक कह रहा है, चूंकि मेरा कीबोर्ड हिंदी का है नहीं, इसलिए मैं जो भी लिखूंगा वो इंग्लिश में ही लिखूंगा, यद्यपि इसको हिंदी में पढ़ाने में बहुत मजा आता है मुझे। चलिए। बेटर इज वंस ओन ड्यूटी, बेटर इज वंस ओन ड्यूटी, बेटर इज वंस ओन ड्यूटी थ्रू imperfectly performed, थ्रू imperfectly performed. Better is death is one's own duty. Better is death in one's own duty. The duty of another is full of danger. Full of danger. आइए एक एक चीज को बहुत गहराई से समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। क्या कह रहा है भगवत गीता का तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि अपना जो स्वधर्म है, आपका जो आपको ड्यूटी मिली है, जो आपका कर्तव्य है, यद्यपि आप उस कर्तव्य को बहुत अच्छे से नहीं भी निभा पा रहे हैं, इम्परफेक्टली परफॉर्म्ड, यानी कि बहुत अच्छे से उसको नहीं भी कर पा रहे हैं, फिर भी ये दूसरे की ड्यूटी से कहीं अच्छा है, दूसरे की ड्यूटी से कहीं अच्छा है। अपने स्वधर्म को निभाते हुए यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त होता है, तो भी वो श्रेयस्कर है अपेक्षाकृत की वो दूसरे के धर्म को अपना। अब इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या है, इस पूरे वर्ष का सेंट्रल आइडिया क्या है वो समझते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा, बड़ा थोड़ा सा नई चीज है, और हो सकता है ये आपको वेलनेस से ज्यादा टफ दिखाई पड़े शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे समझ में आना शुरू होगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होगा। बहुत मुश्किल है इसमें इंटरेस्ट बना के रखना, वरना दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक का नाम है भगवत गीता, लेकिन सबसे कम समझ में आने वाली पुस्तक का नाम भी है भगवत गीता। लगभग लगभग यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं आप में से सबसे पूछूं, 70 लोग बैठे हैं आसपास, आप में से अगर मैं पूछूं कि आप में से कितने लोगों के घर में भगवत गीता है, आप में से कितने लोगों के घर, देखो भगवत गीता दीदी लेके बैठी है, अरुणा दीदी, भगवत गीता किसके किसके घर में है? सबके घरों में है, सबके घरों में है किरण जी, छाया जी, सबके घरों में भगवत गीता है। लेकिन मैं पूछूं कितने घरों में ये भगवत गीता पढ़ी जाती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ी है या पढ़ी है? 99.9% घरों में भगवत गीता पढ़ी है। 0.01% लोगों के घरों में भगवत गीता पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवत गीता
कई बार जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे पल्ले नहीं पड़ती, हमारी समझ में नहीं आती। आपने पढ़ा श्रेयान स्वधर्म, आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा, आपको लग रहा है ये क्या है यार, समझ में ही नहीं आ रहा। तो फिर क्या होता है, आप रख देते हो। हमारा प्रयास है, हमारा प्रयास है कि हम आपको भगवत गीता को बहुत आसान भाषा में जनमानस तक पहुंचाएं, आम जनमानस तक पहुंचाएं। जिस तरह से हमने वेलनेस को आप तक पहुंचाया है, इसी तरह मेरा उद्देश्य है कि मैं भगवत गीता को भी आप तक पहुंचाऊं, आपके दिल दिमाग में इसको इसको स्थापित करने में ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है, तो मैं वो कार्य कर रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा, थोड़ा देर, थोड़ी देर मन ना लगे तब भी बने रहिएगा, आपका धीरे धीरे मन लगने लगेगा। सेंट्रल आइडिया ऑफ द वर्स क्या है? सेंट्रल आइडिया ऑफ दी वर्स, यानी कि इस श्लोक का सेंट्रल आइडिया क्या है। और प्लीज इसको किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मत देखिएगा। वो चश्मा उतार के किनारे रख दीजिए, उसके बाद समझिए इसको। वो चश्मा उतार दीजिए, है ना, उसको उस दृष्टिकोण से बिल्कुल मत देखिएगा। सेंट्रल आइडिया ऑफ द वर्स है कि एवरी वन हैज ए यूनिक पाथ। एवरी वन हैज ए यूनिक पाथ। एवरी वन हैज ए यूनिक पाथ, पर्पस, नेचर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहा जा रहा है? हर व्यक्ति का अपना एक यूनिक पाथ है, हर व्यक्ति के जीने का एक पर्पस है, हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है, और हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं बनना दी। क्लियर हो रही मेरी बात? हर व्यक्ति का अपना एक यूनिक पाथ है, पर्पस है, नेचर है, और उसकी जिम्मेदारियां हैं। व्यक्ति को अपने पाथ को फॉलो करना चाहिए, फॉलोइंग योर ओन पाथ, फॉलोइंग योर ओन पाथ इवन इफ इम्परफेक्ट। व्यक्ति को अपना पाथ फॉलो करना चाहिए, यद्यपि वो बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ नहीं भी कर पा रहा है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, अपना पाथ फॉलो करना चाहिए। फॉलोइंग योर ओन पाथ इवन इफ इम्परफेक्ट लीड्स टू पीस, लीड्स टू पीस, पीस मिलेगा आपको, लीड्स टू स्ट्रेंथ, आपको शक्ति मिलेगी, लीड्स टू पीस, लीड्स टू स्ट्रेंथ एंड ट्रू सक्सेस, एंड ट्रू सक्सेस। सेंट्रल वर्स क्या कह रहा है? हर व्यक्ति के पास में उसका यूनिक पाथ है, उसका पर्पस है, उसका नेचर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने स्वधर्म का पालन करो, यद्यपि बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी, और आपको ट्रू सक्सेस मिलेगी जब आप अपने स्वधर्म का पालन करोगे। आप अपने स्वधर्म का पालन करो। साथ ही साथ में क्या कहा जा रहा है? साथ ही साथ में ये कह रहे हैं, भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि कॉपीइंग, कॉपीइंग अदर लीड्स टू, कॉपीइंग अदर्स लीड्स टू कंफ्यूजन। अगर आप इसी जगह पर दूसरे को कॉपी कर रहे हो, दूसरे की चमक धमक को देखकर उसको कॉपी करना शुरू कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? कंफ्यूजन मिलेगा, डर मिलेगा, भय मिलेगा, एंड फेलियर, और आपको फेलियर मिलेगा। लास्ट में आपको फेलियर ही मिलेगा। ठीक है, अब आइए पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, स्वधर्म का मतलब क्या है। स्वधर्म का मतलब क्या है? हम बार बार आपसे बात कर रहे हैं स्वधर्म स्वधर्म, स्वधर्म का मतलब क्या है? योर नेचुरल पाथ, जैसा भगवान ने आपको बनाया है, जिस राह पे चलने के लिए भगवान आपको आदेशित कर रहे हैं, भगवान से मतलब कोई सुप्रीम पावर, योर नेचुरल पाथ। और परधर्म का मतलब क्या हो गया? परधर्म का मतलब क्या हो गया?
समवन एल्स पाथ। अभी आपको समझ में, अब यहां से समझ में आपको आएगा। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत नॉर्मल भाषा में, बहुत कॉमन भाषा में। सबसे पहले तो समझेंगे स्वधर्म किसे कहते हैं। गीतांजलि पटनायक जी, स्वधर्म किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा। और प्लीज थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ में, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आप जब बने रहते हैं, आप जब छोड़ के जाते हैं, तो हमें लगता है शायद हम समझा नहीं पा रहे अपनी बात। आइए समझते हैं स्वधर्म। अंडरस्टैंडिंग स्वधर्मा। स्वधर्म को समझते हैं कि स्वधर्म क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, योर स्वधर्मा इज शेप्ड बाई, योर स्वधर्मा इज शेप्ड बाई, आपका स्वधर्म बनता कैसे है, आपका स्वधर्म निर्धारित कैसे होता है। इज शेप्ड बाई योर नेचर, आपके स्वभाव के आधार पे। योर नेचर, द वे योर माइंड एंड पर्सनालिटी, द वे योर माइंड एंड पर्सनैलिटी नेचुरली बिहेव। अब आइए यहां से समझते हैं कैसे हम बताएंगे कि वंदना जी आपका स्वधर्म क्या है। कैसे हम बताएंगे अरुणा दीदी आपका स्वधर्म क्या है। कैसे हम बताएं कुलदीप तुम्हारा स्वधर्म क्या है। और कैसे हम ये जाने कि मेरा स्वधर्म क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है। तो भगवत गीता कहती है कि आपका जो स्वधर्म है वो बनता है तीन चार चीजों से। आपका स्वभाव क्या है, आपकी सोच कैसी है, आप कैसे बिहेव करते हो, ये आपके स्वधर्म को निर्धारित करता है। थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके समझाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलो आइए बात करते हैं। आप लोग थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों से हम बात करते रहेंगे और आपको समझ में आएगा कि मेरा स्वधर्म क्या है। ठीक है ना। चलो, एक व्यक्ति है, मान लो मेरे सामने कुलदीप बैठा हुआ है। कुलदीप का जो स्वभाव है, कुलदीप का स्वभाव कैसा है, बिल्कुल काम, बिल्कुल काम एंड कूल स्वभाव है कुलदीप का। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कुलदीप का जो स्वभाव है वो, कोई भी व्यक्ति है मान लीजिए, उसका स्वभाव नेचुरली काम रहता है, वो शांत रहता है, बहुत ज्यादा बोलता नहीं है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहता है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ के सेल्फ स्टार्ट नहीं है, वो कूल रहता है, काम रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा प्रोफेशन बना है, भगवान कृष्ण ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति को क्या, किस स्वभाव के आधार पे कौन सा काम चुनना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए। है ना। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नेचुरली काम है, कूल है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए दो काम बड़े अच्छे हैं। नंबर एक, टीचिंग एंड काउंसलिंग। टीचिंग एंड काउंसलिंग। अगर कोई व्यक्ति नेचुरली काम है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहिए, उसको काउंसलिंग के प्रोफेशन में जाना चाहिए। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, हमें से ज्यादातर लोग जो यहां बैठे हुए हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग सब मोदी के एरियंस हैं। समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में शांत नहीं रख सकते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर हड़बड़ 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 बहुत ज्यादा है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बने हैं। समझ लीजिए अच्छे से इस बात। अगर आपको बहुत ज्यादा बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बने हैं। अगर आपको तुरंत जवाब देने का मन करता है, किसी ने
एक ऑब्जेक्शन दिखाया और बस मन करता है इसको पलट के हम जवाब दे दें। आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बने। अगर आप काम एंड कूल रह सकते हैं तो ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशन चुनना चाहिए। काम एंड कूल का मतलब ये है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितनी भी असंगत परिस्थितियां हो, किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन आपके सामने आ सकता है, लेकिन क्या आप विपरीत परिस्थितियों में काम रह पाते हैं, अपने आप को शांत रख पाते हैं? अगर आप अपने आप को शांत रख पाते हैं, अगर अपने आप को आप कूल रख पाते हैं, तभी आप किसी व्यक्ति की काउंसलिंग करके उसको इस बिजनेस में ला सकते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? आप थोड़ा सा रिलेट कर रहे हो सन्यासी सर मेरी मेरी इस ट्रेनिंग से? रिलेट कर पा रहे हो आप सकीना? कि अगर कूल हो, काम हो, दूसरे की बातें एकदम से भड़काती नहीं है आपको, एकदम से आपके अंदर दाग द फायर नहीं डेवलप हो जाता है। एक मूवी आई थी ना, दाग द फायर। एकदम से मूवी वो दाग द फायर डेवलप नहीं होता आपके अंदर। तो नेटवर्क मार्केटिंग करो, तो नेटवर्क मार्केटिंग करो। अच्छा, मान लो अगर आपके अंदर तुरंत अग्नि बढ़ने लगती है, तुरंत लगता है इसको जवाब दें, तुरंत लगता है कि कुछ कर डालें, कुछ ये कर डालें, वो कर डालें, ऐसा मन करता है, तो क्या करें? तो क्या करें? आइए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, आइए उसको समझते हैं। भगवत गीता क्या कहती है, आइए उसको समझते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप एक्टिव और बोल्ड हो, अगर आप एक्टिव हैं एंड बोल्ड हैं, एक्टिव हैं और बोल्ड हैं, मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं इसमें भी। आपको आपको आज की आपकी पर्सनालिटी आज मिल जाएगी आपको, और आपके घर के बहुत सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। अगर आप एक्टिव और बोल्ड हैं तो क्या करना होगा आपको? आप पुलिस ज्वाइन कर लीजिए सर, आपको आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आप एक्टिव हैं, बोल्ड हैं, तो आपको फोर्स ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें कि अगर एक गोला इधर से दगे तो इधर से आप 10 गोले दाग दो। आपको लगता है कि आप कूल नहीं रह पाते हैं, आप बहुत एग्रेसिव हैं, को आपको पैरामिलिट्री फोर्स में होना चाहिए, आपको फोर्स में होना चाहिए, क्योंकि आपका स्वभाव इस तरह का दिया है ईश्वर ने आपको, आपके परमपिता परमात्मा ने स्वभाव दिया है आपको इस तरह का, अगर आप एक्टिव और बोल्ड हैं। चलिए, कुछ लोग कहते होते हैं क्रिएटिव और इमोशनल होते हैं। इफ यू आर क्रिएटिव एंड इमोशनल, अगर आप क्रिएटिव और इमोशनल हैं, छोटी छोटी बातों पे भी आपकी आंखों आंखों से आंसू निकल आते हैं, छोटी छोटी बातों पे भी आपका दिल दहलने लगता है, फिर आपको कुछ और लाइन चुननी चाहिए। कैसे लाइन चुननी चाहिए आपको? आपको लाइन चुननी चाहिए आर्ट म्यूजिक की। कोई आर्ट चुन लीजिए, आप कोई म्यूजिक लाइन में चले जाइए, आप बने हैं इस इंडस्ट्री के लिए। इफ यू आर वेरी मच इमोशनल, इफ यू आर वेरी मच क्रिएटिव, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बड़े सिंपल सिंपल से एग्जांपल दूं। आपका ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में पेपर आता है आपका, आता है पेपर छाया, आता है पेपर, जनरली आता था, अगर नहीं आ रहा है तो पहले आता था कभी। अब आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, और आपने उनसे कहा भाई साहब 2 मिनट बैठिए, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। 2 मिनट के अंदर उस व्यक्ति ने पेपर पर एक डिजाइन बना दी बड़ी खूबसूरत सी। विनोद भैया, पकड़ पा रहे हैं मेरी बात को? 2 मिनट के अंदर उसने पेपर पे, वन्ना जी क्या करा, बढ़िया सा एक डिजाइन बना दी, एक पिक्चर बना दी आपने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आदमी क्रिएटिव है। इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति को किसी ना किसी आर्ट में जाना चाहिए, इस व्यक्ति को किसी ना किसी म्यूजिक में जाना चाहिए, किसी ना किसी म्यूजिक में जाना चाहिए। एक व्यक्ति टीवी पर अनुपमा सीरियल देख रहा है, एक व्यक्ति टीवी पर, एक लेडी टीवी पर सीरियल देख रही है, छाछ भी कभी दही था, यही था ना सीरियल का नाम। एक व्यक्ति, एक महिला टीवी पर सीरियल देख रही है, छाछ भी कभी दही था, और ये देखते देखते वो रो रही है, रो रही है, रो रही है, मिहिर मर गए, मिहिर मर गए, मिहिर मर गए।
जितना मिहिर की पत्नी नहीं रोई उससे ज्यादा आप रो रहे हो। इसका मतलब आपको किसी किसी आर्ट वाले काम में जाना चाहिए। सास भी कभी बहू थे, अच्छा ये था, मुझे लगा छाछ भी कभी दही था ये सीरियल का नाम। चलो अच्छा। तो आपको किसी ऐसे काम में जाना चाहिए जहां पर आर्ट हो। आप संगीत में जा सकते हैं, आप म्यूजिक इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप किसी आर्टिस्टिक काम में जा सकते हैं, आप डिजाइनर बन सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, आप उस दिशा में जा सकते हैं। ठीक है। आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। कोई व्यक्ति है जो बड़ा लॉजिकल है, बड़ा एनालिटिकल है, बड़ा एनालिटिकल है, उसके अंदर लॉजिक्स बहुत है, हर चीज को लॉजिकली प्रूव करता है, लॉजिकल है एंड एनालिटिकल है। उसके पास जब बात करोगे तो डेटा की बात करेगा वो। इसमें इतने नंबर आए थे, इसमें इतना था, इसमें इतने करोड़ का टर्नओवर था, उसमें उतने करोड़ का टर्नओवर है, वहां पर इतने लोग आए थे, वहां पर इतने लोग गए थे। मतलब जो नंबर्स में बात करता है आपसे, लॉजिकल है, एनालिटिकल है। इस व्यक्ति को कहां जाना चाहिए? इस व्यक्ति को जाना चाहिए इंजीनियरिंग में। इस व्यक्ति को जाना चाहिए इंजीनियरिंग में। इस व्यक्ति को जाना चाहिए कोडिंग में, रिसर्च में। इस व्यक्ति को जाना चाहिए रिसर्च में। ये नंबर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, ये डेटा पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। इसको जाना चाहिए रिसर्च के क्षेत्र में, इसको जाना चाहिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ठीक है साहब। चलो, तो इससे क्या समझ में आएगा? इससे आपको समझ में आएगा कि आप अपने स्वधर्म में हो या फिर आप अपने स्वधर्म में इस समय नहीं हो। आप अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यहां से आपको यह समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ में और कैसे पता चलेगा आपका स्वधर्म क्या है आपका? आइए समझते हैं। अपने स्वधर्म को चेक करने के लिए आपको समझना होगा चार चीजों को। उसमें से पहली चीज है योर इंटरेस्ट। आपको समझना होगा आपका इंटरेस्ट क्या है। व्हाट इज योर इंटरेस्ट? एग्जाम्पल के रूप में हेल्थ एंड फिटनेस। आप किसी से मिलते हैं, मिलने के बाद में उस व्यक्ति से जब बात करते हैं तो वो व्यक्ति क्या बात करता है? वो व्यक्ति बात करता है कि नहीं, मुझे तो ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, इसमें कैलोरी ज्यादा होती है, इसमें फैट ज्यादा होता है। उसका जो इंटरेस्ट है वो हेल्थ और फिटनेस में बहुत ज्यादा है। मुझे सुबह 5 बजे उठना चाहिए, मुझे रात में 10 बजे सो जाना चाहिए, मुझे इतना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए, इतना फैट चाहिए, तो मेरी आज डाइट में फाइबर आया कि नहीं आया। वो अगर इन सब चीजों की बातें कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसको अपना जो एरिया ऑफ वर्क है वो क्या होना चाहिए उसका? वो होना चाहिए फिटनेस कोच का। वो क्या चुन सकता है अपने लिए? वो फिटनेस कोच की दिशा में जा सकता है, वो फिटनेस कोच बन सकता है। आइए, वो व्यक्ति अगर योगा टीचर बनेगा तो ज्यादा सुखी रहेगा। ये व्यक्ति अगर स्पोर्ट्स में जाएगा तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, इसके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, इसके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प है इसके फ्यूचर के लिए। ये व्यक्ति अगर वेलनेस फील्ड पे काम करेगा तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम करेगा, ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम करेगा। इसको ये अगर वेलनेस के फील्ड में चला गया, ये अगर वेलनेस प्रोडक्ट्स पे काम करेगा, ये अगर किसी भी कंपनी में अगर वेलनेस के क्षेत्र में काम करेगा तो ये बहुत अच्छा काम कर पाएगा। ठीक है जी। चलो, अगर मान लीजिए कोई है ऐसा जिसका जिसका इंटरेस्ट जो है नंबर्स में है, इंटरेस्ट इन नंबर्स। कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि नंबर्स में इंटरेस्ट रखता है, नंबर्स में उसका इंटरेस्ट है, डेटा में उसका इंटरेस्ट है। ऐसे व्यक्ति को क्या चुनना चाहिए? अकाउंट्स एंड बैंकिंग। अकाउंट्स के क्षेत्र में यह व्यक्ति बहुत अच्छा काम करेगा, बैंकिंग के फील्ड में यह व्यक्ति बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है। अब कोई व्यक्ति है जिसको स्टोरीज में बड़ा इंटरेस्ट है, इंटरेस्टेड इन स्टोरीज। कोई व्यक्ति है
इंटरेस्ट इन स्टोरी, उसको स्टोरी में बड़ा इंटरेस्ट है। ऐसे व्यक्ति को कौन सा फील्ड चुनना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को भगवत गीता कहती है उसको क्या चुनना चाहिए? उसको राइटर बनना चाहिए। वो राइटर अच्छा बन सकता है, वो बहुत अच्छा स्पीकर बन सकता है, क्योंकि जो पढ़ेगा वही तो पढ़ाएगा, जो पढ़ेगा वही तो बोल पाएगा। अच्छा स्पीकर बनना चाहिए उसको, वो अच्छा स्पीकर बन सकता है। इसके साथ साथ में ऐसा व्यक्ति कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, कंटेंट क्रिएटर बन सकता है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा बहुत अच्छे से। अभी आपको एक व्यक्ति है जिसको मशीन्स में इंटरेस्ट है, ऐसे व्यक्ति को क्या बनना चाहिए? ऑफ कोर्स ऐसे व्यक्ति को इंजीनियरिंग करनी चाहिए। और ऐसे लोग मिलते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैं एक ऐसे कपल को जानता हूं जो डॉक्टर हैं, सन्यासी सर, डॉक्टर हैं वो, और बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। जिले के बड़े संभ्रांत डॉक्टर हैं वो। उनका एक बेटा है, उनका एक बेटा है। अब वो अपने बेटे को भी डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ज्यादातर माता पिता को ऐसा रहता है कि मैं जिस फील्ड में हूं, मेरा बेटा भी उस फील्ड में और आगे बढ़े। तो वो अपने बेटे को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे। बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक था, उसने क्वालिफाई कर लिया, नीट क्वालिफाई कर लिया, पीसी मिश्रा जी। वो डॉक्टर बन भी गया। डॉक्टर बन गया तो जाहिर सी बात है, जो नर्सिंग होम चला रहे थे वो हस्बैंड वाइफ, उसी नर्सिंग होम में बच्चे का भी एक केबिन बन गया, बच्चा भी आके उस केबिन में बैठने लगा। लेकिन उसका मन नहीं लगता था, उसका मन नहीं लगता था। अक्सर पेरेंट्स देखा करते थे, अक्सर जो है जो उसके माता पिता थे वो देखा करते थे, अक्सर पेशेंट्स देखा करते थे कि वो क्या करता था, वो अपनी क्लिनिक को छोड़ के नीचे जो एम्बुलेंस है ना, एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस यही करता रहता था। डॉक्टर था वो, डॉक्टर था। लेकिन उसको जैसे ही पता चले कि मेरी एक्सरे मशीन खराब हो गई है, या मेरी अल्ट्रासोनोग्राफी वाली मशीन में कुछ गड़बड़ आ गया है, या मेरी नर्सिंग होम की एम्बुलेंस है ये खराब हो गई है, तो मालूम पड़ा वो गाड़ी के नीचे घुस के एम्बुलेंस सही कर रहा है। वो है क्या? वो है तो डॉक्टर। इससे क्या सिद्ध हो रहा? इससे सिद्ध ये हुआ कि उसकी जो प्रकृति थी वो इंजीनियरिंग की थी, लेकिन दबाव बस उसने क्या ज्वाइन कर लिया, उसने मेडिकल की पढ़ाई कर ली। तुम मुझे बताओ, ये व्यक्ति कितने भी पैसे कमा ले, ये व्यक्ति सुखी रह ही नहीं सकता। ये व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि इसको डॉक्टर साहब अपने काम में इंटरेस्ट ही नहीं है। इसको इसको इंटरेस्ट तो वो एम्बुलेंस सही करने में है, इसको इंटरेस्ट तो वो एक्सरे मशीन सही करने में है, इसको इंटरेस्ट तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी वाली मशीन को चेक करने में है। और इससे कराया क्या जा रहा है? इससे कहा जा रहा है तुम पेशेंट देखो, इसका मन नहीं लग रहा। मैं मैं बताऊं आपको एग्जैक्ट, मैं थोड़ा सा अपने अपनी पर्सनल बात बताऊंगा, ज्यादा आप रिलेट कर पाएंगे। मुझे बड़ा इंटरेस्ट है अध्यात्म में। मुझे बहुत इंटरेस्ट है भगवत गीता में, स्पेशली भगवत गीता की बात करूं, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। मैं बड़ा अलग अलग लोगों की टीकाएं पढ़ता रहता हूँ, अलग अलग लोगों की टीकाएं सुनता रहता हूँ, यूट्यूब पे मेरा चला करता है। जाहिर सी बात है, मेरी पत्नी मेरे साथ रहती है तो टीवी पे चला करता है। तो मैं तो भगवत गीता सुनता रहता हूँ, या उसके नोट्स बनाता रहता हूँ, या जो भी मैं करता हूँ उससे संबंधित वो करता रहता हूँ। और मिसेस क्या करती हैं, वो मोबाइल पे स्टोरीज पढ़ती रहती हैं, वो स्टोरीज पढ़ती रहती हैं। वो अभी आज मुझे बिहार में वो कौन सी लड़की है, तेजस्वी यादव की बहन जो है, जिसके साथ में वो कांड हुआ है अभी कुछ, रोहिणी आचार्य, रोहिणी आचार्य। वो आज मुझे रोहिणी आचार्य की स्टोरी सुना रही थी। मैं इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था और वो मुझे क्या कर रही थी, वो रोहिणी आचार्य की स्टोरी सुना रही थी। न्यूज मैंने भी सुनी, देखा मैंने भी। मेरा इंटरेस्ट क्या था? भगवत गीता। उनका इंटरेस्ट क्या है? स्टोरीज। तो एक ही घर में हम दोनों रह रहे हैं, एक ही परिवेश में रह रहे हैं, एक ही तरह का भोजन है हमारा, एक ही तरह की लाइफ स्टाइल है हमारी। 30 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन दोनों के इंटरेस्ट कैसे हैं? अलग। दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग है। अब मैं उनसे ये कहूं कि तुम आ जाओ मेरी जगह, आज भगवत गीता पे तुम क्लास कर दो आकर, और मैं तुम्हारी जगह पर स्टोरीज लिख देता हूं, तो क्या होगा? क्या होगा? पर धर्मो भयावह।
वो इस ट्रेनिंग को खराब कर देंगे और मैं उनकी स्टोरी खराब कर दूंगा। तो हम सब क्या कर रहे हैं? श्रेयान स्वधर्मो, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात स्वनुष्ठितात्। समझ में आ रही बात आपको? हम क्या कर रहे हैं? हम अपने काम में भले इतने परफेक्ट नहीं है, मैं बहुत अच्छा ट्रेनर नहीं हूं, मैं बहुत अच्छी भगवत गीता आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मुझे सुकून मिल रहा है, मुझे यहां अच्छा लग रहा है, मैं काम को करने के बाद भी थक नहीं रहा हूं, एनर्जाइज हो रहा हूं। गर्मी है, फैन बंद है, क्योंकि फैन चलेगा तो क्या होगा? आवाज बिगड़ेगी। मैं गर्मी में भी बैठा हूं लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद आ रहा है। क्यों? ये मेरा स्वधर्म है, ये मेरा स्वधर्म है। आप मुझे सुन रहे हो क्यों? क्योंकि आपका ये स्वधर्म है, इसलिए आप सुन रहे हो, वरना क्यों आओगे मुझे सुनोगे आकर? तीन तरह, चलो अच्छा थोड़ा सी बात करते हैं तो आपको और मजा आएगा, पकड़िएगा मेरी बात को। तीन तरह की बैटरीज आपने देखी होंगी, तीन तरह की बैटरीज, तीन तरह की बैटरीज आती हैं। पहली बैटरी कौन सी होती है? यूज एंड थ्रो होती है बैटरी, यूज एंड थ्रो। देखिए आपने, जो आपके रिमोट में पड़ती है, यूज एंड थ्रो। आप डालोगे, जितने समय तक उसको चलना है चलेगी, उसके बाद में आप फेंक दोगे, दूसरी नई लगा लो, दूसरी नई लगा लो। बहुत से लोग इसी तरह से जीवन जी रहे हैं। उनकी बैटरी जो है ना, वो लगभग लगभग डिफ्यूज हो चुकी है, थक गए हैं लोग। अब हमसे नहीं हो पा रहा है, अब हम नहीं कर पाएंगे, अब हमारे बस की बात नहीं है, बहुत कर लिया हमने, जितना करना था कर लिया। ज्यादातर आप देखोगे 55 के बाद में, 60 के बाद में लोग थक जाते हैं, अब हमसे नहीं हो पा रहा है। फिर क्या करते हैं? या तो मोबाइल पे ही हु करते रहते हैं, या फिर कहीं गली मोहल्ले में बैठ के ताश खेल रहे होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स खेल रहे होते हैं। पैसे वाले हैं तो क्लब में जाके प्लेइंग कार्ड्स खेल रहे होते हैं। और हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पैसे वाले हैं तो क्लब में जाके ताश खेल रहे होते हैं, और गरीब आदमी है या उतने पैसे वाले नहीं है तो गली मोहल्ले में ताश खेल रहे होते हैं। मिश्रा जी, सही कह रहा हूं मैं? ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो यूज एंड थ्रो बैटरी वाले हैं, जिनकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। मजबूरी बस, सरकारी नौकरी लग गई, कर ली 60 साल तक, अब रिटायर होके बैठ गए, बोले हो गया साहब जितना होना था, अब हमारे बस की बात नहीं है। यूज एंड थ्रो बैटरी, विदाउट एनी पर्पस लाइफ जी रहे हैं। दूसरी बैटरी कौन सी होती है? जो आपके मोबाइल पे लगी होती है, ये मोबाइल पे जो लगी होती बैटरी, ये वाली बैटरी। ठीक है? ये बैटरी कैसी होती है? ये बैटरी कैसी होती है विनोद भाई? ये बैटरी होती है चार्ज करने वाली बैटरी। इसको आप चार्ज करते हो, ये बैटरी 24 आवर्स, 48 आवर्स चार्ज रहती है, और 48 आवर्स या 24 आवर्स के बाद में फिर क्या होती है? धड़ाम हो जाती है। कैसे? अपलाइन का कॉल आ गया, चार्ज हो गए। अपलाइन ने मीटिंग कर दी, चार्ज हो गए। नेटवर्क में किसी ने 100 पीवी करा लिया, चार्ज हो गए। पीजीपीवी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, चार्ज हो गए। कोई कोई ऑफर आ गया, चार्ज हो गए। कोई ट्रिप आ गई, चार्ज हो गए। ये मोबाइल की बैटरी वाले लोग हैं, ये लैपटॉप की बैटरी वाले लोग हैं। इनको चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, ये चार्ज होते रहते हैं, इनको चार्जिंग चाहिए होती। और अगर इनको नहीं चार्ज करोगे बन्ना जी, तो धड़ाम हो जाएंगे ये। आपका फोन है कुलदीप बाबू, आप चार्जिंग पे नहीं लगाओगे चलेगा क्या? सकीना, आपका फोन चार्जिंग पे नहीं लगाओगे चलेगा क्या? मिसेस राठौर, आपका फोन चार्जिंग पे नहीं लगाएंगे चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तीसरी एक और कैटेगरी होती है, सेल्फ प्रोपेल्ड बैटरी। सेल्फ प्रोपेल्ड बैटरी, आपने देखा है? गाड़ी, गाड़ियां देखी, पहले जीप आती थी, जीप आती थी, कार आती है, अभी भी है, उनमें उनमें बैटरी लगी होती है। ये कौन सी बैटरी होती है? ये वो बैटरी होती है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, गाड़ी चलती है, जितनी ज्यादा गाड़ी चलती जाएगी उतना ज्यादा ये चार्ज होते जाएंगे।
जितनी गाड़ी चलेगी उतना चार्ज होंगे, जितनी गाड़ी चलेगी उतना चार्ज होंगे, जितनी मेहनत करते जाएंगे उतना ज्यादा एक्टिव होते जाएंगे, जितना काम करते जाएंगे उतना ज्यादा एक्टिव होते जाएंगे। ऑफ कोर्स सोलर, ये सेल्फ प्रोपेल्ड बैटरी है। जीवन में जिस काम को लेकर आपको थकान महसूस होती है, जिस काम को करके आप थकने लगते हो, जिस काम को करके आपकी एनर्जी डेसिपिएट हो जाती है, वो आपका स्वधर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिस काम को करने के बाद में आप ऊर्जा से भर जाते हो, जिस काम को करने के बाद में आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, जिस काम को करने के बाद में आपको समय का एहसास नहीं रहता, जिस काम को करने के बाद में समय समय बीत गया पता ही नहीं चला, वो आपका स्वधर्म है, वो आपका स्वधर्म है। कभी देखा है किसी स्पीकर को बात करते समय उसको माइक पकड़ा दो? हम लोग सब नेटवर्क मार्केटर हैं, सबने देखा होगा। आपके नेटवर्क में ऐसे ऐसे हैं तीरंदाज लोग, हमारे भी एक अपलाइन है महोदय, उनको नेटवर्क पकड़ा दो आके, वो आके छोड़ते ही नहीं है आके, वो पकड़ लेते हैं मोबाइल, वो माइक तो छोड़ते ही नहीं है। उनको बार बार इशारा करना पड़ता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। क्यों? वो सेल्फ प्रोपेल्ड है, वो उनका स्वधर्म है, वो उनका स्वधर्म है। उसी जगह पर आप किसी ऐसे आदमी को बुला लो जिसका स्वधर्म नहीं है स्पीकिंग, उसको स्टेज पे बुलाओगे उसके पैर कांपते हैं। वो कहता है मुझे गोली मार दो लेकिन मुझे माइक ना पकड़ाओ। वो कहता है मैं सब कुछ करने को तैयार हूं लेकिन मैं स्टेज से बात नहीं कर सकता। देखे हैं आपने ऐसे लोग? देखे हैं ना ऐसे लोग आपने? इसका मतलब क्या है? वो उसका स्वधर्म नहीं है, वो उसका स्वधर्म नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हम थकते हैं क्या, हम ऊबते हैं क्या, हम पीछे भागते हैं क्या। अगर हम थकते नहीं हैं, अगर हम ऊबते नहीं हैं, अगर हम पीछे नहीं हटते हैं, तो हम जो कर रहे हैं वही मेरा स्वधर्म है, वही मेरा स्वधर्म है। और इसी काम को करके जीवन में आप असीम ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। लेकिन अगर आप थकते हो, लेकिन अगर आप ऊबते हो, लेकिन अगर आप पीछे हटते हो, लेकिन अगर आपका आपका मन नहीं लगता उस काम में, आपकी मन बुद्धि एक साथ में नहीं संयुक्त हो पाती है, तो विश्वास मानिए आप करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा लीजिए, आप कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकते। आप ढूंढ क्या रहे हो? पैसा पैसा पैसा, पैसे से मिलेगा क्या यार? ढूंढ तो हैप्पीनेस ही रहे हो ना, ढूंढ तो आनंद ही रहे हो मिश्रा जी। और मैम ढूंढ तो आनंद ही रहे हो सुष्मिता, और क्या ढूंढ रहे हो? पैसे के पीछे हम लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें लगता है पैसे के माध्यम से हम वो सारी चीजें खरीद सकते हैं जिससे हमें आनंद मिलेगा। ये सच भी है, इसीलिए हम पैसे के पीछे भागते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप भाग रहे हो आनंद के पीछे। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो मुझसे 1,000 रुपए की वो नोटें लेना चाहोगे जो नोटें मोदी जी ने बंद कर दी है? कोई लेना चाहेगा मुझसे? मैं आपको 10 लाख दूंगा, 10 लाख के बदले मुझे 10,000 दे दीजिएगा। वो वाली नोट है जो मोदी जी ने बंद कर दी। पैसा तो है वो। अब नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि उस पैसे से सुख नहीं मिलता, उस पैसे से वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें आनंद दे सकता है, इसलिए वो पैसा आपके लिए नगण्य हो गया। जिस दिन ये हो जाएगा, मोदी जी रात में 8 बजे आके कह देंगे कि आज दिनांक इतने इतने रात 8 बजे के बाद आपके घरों में रखा हुआ सोना मिट्टी की तरह माना जाएगा। अब बताओ मुझे कौन चैन पहन के निकलेगा, कौन चूड़ियां पहन के निकलेगा, कौन बुंदा पहन के निकलेगा, कौन बाली पहन के निकलेगा? आज रात 8 बजे से आपके घरों में रखा हुआ सोना और आपके घर के बाहर पड़ी हुई मिट्टी दोनों एक भाव हो जाए। अब बताओ, अब बताओ कितने लोग लॉकर जाओगे निकालने के लिए, कितने लोग लॉकर में रखोगे जाकर सोना? नहीं रखोगे, नहीं रखोगे, उसकी वैल्यू नहीं रह गई उसकी। क्लियर हो रही है आपको बात? चलिए आइए बात करते हैं। पहली चीज जो मैंने बताई वो क्या बताया? आपका इंटरेस्ट क्या है,
आपका इंटरेस्ट बताएगा आपका स्वधर्म क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट है वेलनेस में, ऑफ कोर्स आप वेलनेस की तरफ जाइए। आपके सामने एरिया रखे हुए हैं। नंबर्स में आपका इंटरेस्ट है, आप अकाउंट्स में जाइए, बैंकिंग में जाइए। राइटिंग में इंटरेस्ट है आपका, स्टोरीज में इंटरेस्ट है, राइटर बन जाइए, स्पीकर बन जाइए, कंटेंट क्रिएटर बन जाइए। मशीन्स में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग कर लीजिए। और हेल्थ में इंटरेस्ट है तो मेडिकल में चले जाइए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह के। मैं भी अभी आपको और बताऊंगा, बहुत गहराई से समझाऊंगा अभी आप। योर टैलेंट्स, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने कोई ना कोई टैलेंट डाल के भेजा है। दूसरे के टैलेंट को अपना टैलेंट मत बनाओ, तुम्हारे पास भी अपना टैलेंट है। आइए समझते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अपनी बात को बहुत आसानी से लोगों को समझा पाते हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आप करिए नेटवर्किंग। आप राज करेंगे, राज नेटवर्क मार्केटिंग में। कंपनी कोई भी हो, थकी से थकी कंपनी हो, आप वहां पर भी टॉप अचीवर बन जाएंगे। आप वहां पर भी टॉप अचीवर बन जाएंगे। कैसी भी कंपनी हो, एक प्रोडक्ट पे काम करती हो, आप वहां से भी 10 लाख रुपए महीने कमा लेंगे। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है। आप नेटवर्किंग करिए। आप नेटवर्किंग करिए। आप लीडरशिप में आ जाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्लीज मुझे बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा। आप में से कितने घरों का खाना नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं? कितने घरों की रोटी नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं? मेरी तो नहीं चला रहे, आपकी भी नहीं चला रहे होंगे। फिर भी आप जब जाते हो बूथ में, तो आपको कमल क्यों दिखता है? कुछ ना कुछ तो दिखता होगा ना। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर। मोदी जी, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, मैं यहां पर न्यूट्रल बैठा हुआ हूं। लेकिन कुछ तो अंतर होगा ना राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी जी में। एक आदमी बिहार जाता है, अपना गमछा लहराता है और 202 सीटें लेके चला आता है। और एक आदमी पदयात्रा करे करे परेशान है। उस बेचारे को जो है, आप 2 अंकों में भी सीट नहीं दे रहे हो। कुछ तो है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। रोटी नहीं चलाते मोदी जी हमारे घर की, लेकिन कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि आप जैसे ही बूथ के अंदर जाते हो, आपको कमल के अलावा कुछ दिखता नहीं। मैं गलत बोल रहा हूं वंदना जी? गुजरात में जाके दूसरी तरह से बात करते हैं, तमिलनाडु में जाके दूसरी तरह से बात करते हैं, यूपी में आके दूसरी तरह से बात करते हैं। कानपुर में जब आए थे तो बता रहे थे यहाँ का भौकाल बड़ा जबरदस्त है। हमारे यहाँ कानपुर में एक वर्ड बोला जाता है, भौकाल। भौकाल यानी कि आपका जलवा। कानपुर में भौकाल बोलते हैं, तो बनारस में कोई और भाषा बोलते हैं, तो बिहार में जाके कोई और भाषा बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर, यस ऑफ कोर्स ही इज ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर। तो क्या बनना चाहिए उन्हें? लीडर बनना चाहिए। बन गए लीडर। आज की तारीख में पूरे विश्व के सबसे सर्वोत्तम शक्तिशाली लीडर्स में से उनका नाम आता है। गलत तो नहीं हूं मैं? सही बात है। सुरेखा जी जब बात करती हैं तो क्या है, कम्युनिकेशन ही तो है, बाकी पे आउट सबके अपने अपने आते हैं। सुरेखा जी किसी के संग में अपना पे आउट थोड़ी शेयर करती हैं। हमें भाई, सुरेखा जी को जो भी पैसे आते हैं हमको थोड़ी दे देती हैं, या हमको जो पैसे आते हैं हम आपको थोड़ी दे देते हैं। सबके अपने अपने पे आउट्स है। बट स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर है, इसीलिए वो जो है एशिया की नेटवर्कर है। इसीलिए वो एशिया की टॉप नेटवर्कर है। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। आइए दूसरी बात करते हैं। आपके अंदर अगर टीम हैंडलिंग है, आप अगर जो है, आप टीम को हैंडल कर पाते हो, टीम हैंडलिंग आपकी स्ट्रांग है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आपके अंदर अगर टीम हैंडलिंग है तो आप मैनेजमेंट में जाइए। फिर आप इंजीनियरिंग मत करिए, आप मैनेजमेंट में जाइए। आप लीडरशिप में जाइए। क्योंकि यहां पर आपको टीम हैंडल करनी होगी। यहां पर आपको टीम हैंडल करनी होगी। तो आपके अंदर टीम हैंडलिंग है तो आपको, ये आपका टैलेंट है। ये आपका टैलेंट है। आप अगर आप अगर डिजाइनिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, आप जहां बैठते हैं आपको कागज पेन मिल जाता है और आप कुछ ना कुछ बना देते हैं,
तो आप किसी ऐसे काम में जाइए जो जहां पर क्रिएटिविटी हो, जहां पर क्रिएटिविटी हो आप वहां जाइए, आप ग्राफिक्स में जाइए। आप अगर बहुत, मैंने फिर बताया आपको कि आप अगर, आपको लगता है कि आपके अंदर ऐसा कुछ है, आपके अंदर ऐसा कोई टैलेंट है आपके अंदर, जैसे जो भी टैलेंट है आपके अंदर, है ना, आपके अंदर लगता है कि नहीं सर मेरे अंदर तो बहुत एनर्जी रहती है, बहुत ऊर्जा रहती है, हाईली एनर्जेटिक हो आप एक जगह पर बैठ नहीं सकते, आप स्पोर्ट्स में जाइए, बहुत एनर्जी है आपके अंदर, आप भरे हुए हो ऊर्जा से, आप एक जगह शांत होकर बैठ नहीं सकते, आपको लगता है कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए मुझे, जाओ ना स्पोर्ट्स में, दिखाओ अपनी दम, फेंको भाला, खेलो कबड्डी। ये आदमी जो हाईली एनर्जेटिक है, इस आदमी को आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करा दी। सोचो जरा छायावस्थी, इसको आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करा दी, ये होम मीटिंग में बैठेगा? ये तो हाईली एनर्जेटिक है यार, ये बैठ ही नहीं सकता होम मीटिंग में। ये रणवीर सिंह की ट्रेनिंग में वीडियो ऑन करके बैठ पाएगा? सवाल ही नहीं उठता, इतनी देर में तो पता नहीं क्या से क्या कर डालेगा जाकर ये आदमी। ये आदमी, इसको किसी किसी प्रोग्राम में लेके जाओगे, इसको किसी प्रोग्राम में लेके जाओगे, 3 3 4 4 घंटे के प्रोग्राम्स होते हैं, बैठेगा वहां पर? ये नहीं बैठेगा, ये नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि इसका अलग, इसको प्रतिभा भगवान ने दी है, इसके पास में अलग प्रतिभा है, अपनी प्रतिभा आप समझिए, अपनी प्रतिभा समझिए। एक आदमी रीडर है, एक आदमी रीडर है और बेस्ट कम्युनिकेटर है, यानी कि पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है, रीडर है एंड कम्युनिकेटर है, बढ़िया कम्युनिकेशन है इसका। इस आदमी को क्या करना चाहिए? इस आदमी को ट्रेनर बन जाना चाहिए, इस आदमी को ट्रेनर बन जाना चाहिए। ये पढ़ेगा भी रात में 3 बजे तक, और दिन में जो पढ़ा है वो सारा का सारा बाहर निकाल देगा, वो सारा का सारा बाहर निकाल देगा। इस आदमी को क्या बन जाना चाहिए? ट्रेनर बन जाना चाहिए। ठीक बात है। चलो, तो ओवरऑल मैं बात कहना चाहता हूं आपको, क्या कहना चाह रहा हूं सुनो ध्यान से। द वर्क विच यू कैन डू, द वर्क विच यू कैन डू विदाउट एनी ट्रबल, the work which you can do without any trouble is your स्वधर्मा। कोई भी ऐसा काम जिस काम को आप बिना किसी कठिनाई के ओवर्स एंड ओवर्स कर सकते हो, इसको ये भी लिखो, ओवर्स एंड ओवर्स, यानी कि घंटों कर सकते हो बिना किसी पेन के, वो आपका स्वधर्म है, वो आपका स्वधर्म है। आप में से बहुत से लोग, ऐसी महिलाएं बैठी होंगी जिनको गाने का बहुत शौक होगा, जो गाने बड़े अच्छे गा लेती हैं, वो एक गाना नहीं दसियों गाने गाती रहती हैं और उनका गला खराब नहीं होता, वो गाती रहती हैं, गाती रहती हैं, गाती रहती हैं, गाती रहती हैं। क्या है रूपाली मैम ये आपका स्वधर्म है। कुछ महिलाएं आपके बीच में ऐसी होंगी जिनको ढोलक बजाने में बड़ा मजा आता है, और जैसे ही वो किसी पार्टी में आती है, सब लोग कहते हैं अच्छा मैडम आ गई है, अभी ढोलक इनको पकड़ा दो, और जैसे ही वो ढोलक पकड़ लेंगी, उनके हाथ लाल हो जाएंगे, लेकिन वो ढोलक नहीं छोड़ेंगी। हाथ लाल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ढोलक नहीं छूट रही है साहब। जब तक पूरी मंडी उठ नहीं जाएगी, जब तक बाजार पूरी उठ नहीं जाएगी, तब तक उनकी ढोलक नहीं छूटती। वंदना जी, क्या है ये उनका स्वधर्म है, और उनको उस लाइन में जाना चाहिए, या उस लाइन से संबंधित जो लाइन है उन लाइनों में जाना चाहिए। अगर ये सुखी रहना चाहते हैं, अगर ये सफल होना चाहते हैं, अगर ये आनंदित रहना चाहते हैं तो। ठीक है जी, चलो थोड़ा और बात करते हैं। तो मैंने बात करी योर इंटरेस्ट, उसके बाद मैंने बात करी योर टैलेंट्स, उसके बाद हम बात करेंगे योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी स्ट्रेंथ बताएगी आपको किस लाइन में जाना चाहिए। योर, अभी हम आपको एक
एक एक्सरसाइज कराएंगे अभी, आपको पता चलेगा अपने आप। योर स्ट्रेंथ। आपको, आप में से अपने अपने आप को, आप लोग सामने रखो अपने आप को, और देखो आपको लोग किस लिए याद करते हैं। किसी भी पार्टी में, किसी भी मीटिंग में, किसी भी रिश्तेदारी में, आपको लोग किस किस लिए याद करते हैं? किस चीज के लिए आप पर भरोसा किया जा सकता है? कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आप पर भरोसा किया जा सकता है? बता सकते हो आप? कोई है यहां पर ऐसा जो शेयर करना चाहेगा, जो कह सकता है सर कि हिसाब किताब के लिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं आपका हिसाब किताब एक आने पाई का भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा? होगा कोई? ये आपकी स्ट्रेंथ है। कोई कह सकता है सर किचन की जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए, आपका किचन में बहुत अच्छे से ईमानदारी से संभाल लूंगी। कोई कह सकता है कि रणवीर सर मुझे आप गेट पे खड़ा कर दीजिएगा, जितने भी गेस्ट आएंगे उन गेस्ट को मैं संभालने की जिम्मेदारी लेती हूं, सर कोई भी गेस्ट आपका ऐसा नहीं होगा जिससे हम मिलेंगे नहीं। अपने शादी बारातों में देखा है, जब व्यवहार लिया जाता है, हम लोग लेते हैं, किसी के यहाँ लिया जाता है? सुष्मिता आपके यहाँ लिया जाता है? यहाँ पूरे इंडिया से लोग बैठे हुए हैं, जहां पर लड़की की शादी में व्यवहार लिखते हैं हम लोग, है ना? आप चुनते हो उस व्यक्ति को कि यार ये वाला जो व्यक्ति है, इसको बैठा लो टेबल पे, इसको बैठा लो टेबल पे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इसको बैठा लो टेबल पे। ये टेबल पे बैठ जाएगा तो 7 बजे अगर बैठ गया तो रात के 1 बजे ही उठेगा। 6 घंटे तक अपनी जगह पे बैठा रहेगा। ऐसा नहीं है कि पैसे छोड़ के यहां भाग जाए, पैसे छोड़ के वहां भाग जाए, पैसे छोड़ के आइसक्रीम खाने चला गया, पैसे छोड़ के वहां पर पाव भाजी खाने चला गया। ये ऐसा नहीं है। ये आपकी स्ट्रेंथ है। ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप पर लोग भरोसा कर सकते हैं। पीठ पीछे लोग किस विषय के लिए आपकी तारीफ करते हैं? अपने मुंह से तो दुनिया तारीफ कर लेती है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, वो बात नहीं। लोग पीठ पीछे आपकी तारीफ किस लिए करते हैं मिश्रा जी? बिल्कुल सही बात है, ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप एक जगह पर बैठ के हिसाब किताब साफ सुथरा रख सकते हो। आपको आकर्षित नहीं करती आइसक्रीम, आपको आकर्षित नहीं करता ऑर्केस्ट्रा का डांस, आपको आकर्षित नहीं करती बारात में दूल्हा क्या पहन के आया है, आपको आकर्षित नहीं कर रहा कि दुल्हन क्या पहन के आई है। आप चुपचाप किनारे बैठे हुए हो, जो आ रहा है, क्या नाम? विनोद। अच्छा, कितने? 501। ठीक भैया, जमा हो गए। आपका क्या नाम? छाया। कितने? 1001, जमा हो गया। ये आपका, आपकी स्ट्रेंथ है सर। ये आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपको निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर नहीं है तो यू आर नॉट ए लीडर। के अंदर अगर क्षमता नहीं है निर्णय लेने की तो यू आर नॉट ए लीडर। आप अगर सीखने में इंटरेस्टेड नहीं हो, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन लर्निंग, लर्निंग में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो यू कुडंट बी ए टीचर, यू कुडंट बी ए ट्रेनर। आप ट्रेनर हो ही नहीं सकते, आप टीचर हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप खुद ही नहीं सीख रहे हो तो आप सिखाओगे क्या? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? यहां से आपको पता चलेगा कि आपका स्वधर्म क्या है। आपका स्वधर्म क्या है? आप वास्तव में क्या करना चाहते हो? मैं कुछ आपको सिग्नल्स दे रहा हूं। मैं आपको कुछ सिग्नल्स दे रहा हूं और उससे आपको आइडिया लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं क्या ये मेरा स्वधर्म है, या जो मैं करना चाहता हूं वो कैसे मैं चेक करूंगा कि ये मेरा स्वधर्म है कि नहीं है? लेट्स अंडरस्टैंड। साइंस, यू आर फॉलोइंग योर स्वधर्मा। साइंस, यू आर फॉलोइंग योर स्वधर्म। मैं आपको कुछ सिग्नल्स दे रहा हूं कि आप स्वधर्म में हो या परधर्म में हो। नंबर 1, यू फील, यू फील एनर्जाइज्ड, नॉट एग्जॉस्टेड। यू फील एनर्जाइज्ड नॉट एग्जॉस्टेड। कौन सा ऐसा काम है जो आपके अंदर ऊर्जा पैदा करता है, ना कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हो? मैं आपको बड़ा अच्छा एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा।
सुनिएगा ध्यान से वंदना जी, सुनना सुष्मिता ध्यान से। एक जिम बन रहा है, एक जिम है, और ये जिम जो है, ये आधा बन चुका है और आधा बनना बाकी रह गया है, या कह सकते हो नीचे वाला पोर्शन बन गया है और ऊपर वाला फ्लोर बन रहा है। ठीक है, जिम है ये। ओके, यहां पर दो लोग हैं। एक जो एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, वो व्यक्ति जिम में गया, और जिम में जाने के बाद में वो वहां पर क्या कर रहा है, वेट को लिफ्ट कर रहा है, वेट उठा रहा है। विनोद भैया समझिएगा ध्यान से। दूसरा व्यक्ति यहां पर वो है जो ईंटें उठा के, ब्रिक्स को उठा के सेकंड फ्लोर पे लेके जा रहा है। दो व्यक्ति हैं, एक जिम में वेट लिफ्टिंग कर रहा है, दूसरा व्यक्ति ब्रिक्स को उठा रहा है, वो भी वेट लिफ्ट ही कर रहा है, और वो इन ईंटों को लेके दूसरी मंजिल पे जा रहा है। दोनों ही व्यक्ति पसीने से भीगे हुए हैं। जो जिम में है वो भी पसीने से भीगा हुआ है, और जो ईंटों को उठाकर सेकंड फ्लोर पे लेके जा रहा है वो भी पसीने से भीगा हुआ है। एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को अगर उसका ट्रेनर 10 केजी और बढ़ा देता है, तो वो क्या करता है, वो एक्साइटेड हो जाता है, यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट। बढ़ाइए ट्रेनर साहब, बढ़ाइए, 10 किलो वजन और बढ़ाइए, मैं प्रयास करूंगा 10 किलो और उठा के ले जाऊंगा। उसके चेहरे पे चमक आ जाती है, 10 किलो वजन बढ़ जाता है। सुधीर जी पकड़िएगा मेरी बात को। दूसरी तरफ वो जो लेबर है, उसके ऊपर ठेकेदार 4 ईंटें और रख देता है, और वो कैसा हो जाता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है, वो दुखी हो जाता है, वो परेशान होने लगता है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति वेट को उठाने के पैसे दे रहा है जिम वाले को, और दूसरा व्यक्ति इसी वेट को उठाने के पैसे ले रहा है जिम वाले से। क्योंकि एक व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, और एक व्यक्ति अपने परधर्म का पालन करते हुए अपने पेट के लिए इस काम को कर रहा है। आप मुझे बताइए, हैप्पीनेस इंडेक्स किसका हाई होगा? कौन कौन वजन को उठाते समय खुश है? कौन वजन को उठाते समय हैप्पी महसूस कर रहा है? कौन वजन को उठाते समय एक्साइटेड महसूस कर रहा है? ऑफ कोर्स वो व्यक्ति जो जिम के अंदर है, क्योंकि उसका स्वधर्म है ये। साहब नमस्कार। नेगी सर, उसका ये स्वधर्म है, वो अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है। और दूसरा क्या है? दूसरा अपने पेट को पालने के लिए परधर्म का पालन कर रहा है। समझ में मेरी बात आ रही है आपको? तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं अपने स्वधर्म का पालन कर रहा हूं? वट एवर आई एम डूइंग, वट एवर आई एम डूइंग, आई एम फॉलोइंग माई स्वधर्म। स्वधर्मे निधिनम श्रेय, परधर्मो भयावह। आइए, दूसरा सिग्नेचर क्या है, दूसरा साइन क्या है? यू एंजॉय द वर्क नेचुरली। कुछ काम ऐसे होते हैं जिंदगी में जिनको आप नेचुरली एंजॉय करते हो, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके लिए भार होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं आपको जिंदगी में मिलते हैं जिनके लिए आप ईश्वर के आभारी हो जाते हो, और कुछ काम जीवन आपको ऐसे देता है जो काम आपके ऊपर भारी हो जाते हैं। सही बात है। आपको ईश्वर ने संतान दी, उन संतान को पाल पोस कर बड़ा करना, लिखाना, पढ़ाना, इसके लिए आप ईश्वर के आभारी रहते हो। इसके लिए आप ईश्वर के आभारी रहते हो कि ईश्वर ने मुझे संतान दी, और मैं इसको पाल पोस कर बड़ा कर रहा हूं, और इसको किसी लायक बना रहा हूं। इसके लिए आप ईश्वर के आभारी हो। जबकि उसी जगह पर मजबूरी में अगर अपने आप भाई के लड़के को, अपनी बहन के लड़के को, या किसी अन्य को आपको पढ़ाना पड़ता है, उसको पाल पोस के बड़ा करना पड़ता है, तो वो आपके लिए भार हो जाता है। आर यू एंजॉयड? आप जो कर रहे हो उसमें एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो?
क्या थका रहा है ये काम तुम? अगर ये काम तुमको थका रहा है तो आप अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर यही काम आपको आनंदित कर रहा है, आप इस काम को करते समय आनंद महसूस कर रहे हो, तो आप अपने स्वधर्म का पालन करो। अल्टीमेटली ढूंढ तो आनंद ही रहे हो ना यार। क्यों कोई आदमी करोड़ों कमा कर भी दुखी है, और क्यों कोई आदमी हजारों कमा कर भी, सैकड़ों कमा कर भी सुखी है? क्यों कोई आदमी करोड़ों कमा कर भी दुखी है? आप जाइए देखिए जाकर। आप में से कितने लोग यहाँ पर हैं जो मेट्रो सिटीज से हैं? एनीबडी? भोपाल वाले मेट्रो सिटी से हैं? कुलदीप भैया आप मेट्रो सिटी से हो। मेट्रो सिटीज में कभी आप मेट्रो में बैठे हो? मेट्रो, वो जो ट्रेन आती है, मेट्रो वाली ट्रेन, मेट्रो ट्रेन में बैठे होगे ना वंदना जी? आप लोग बैठे होगे आप? कभी बैठे हो मेट्रो ट्रेन में? कभी देखे ऋतु जी वो चेहरे तुमने? सड़े हुए चेहरे, थके हुए चेहरे, मुर्दा चेहरे। ऐसा लगता है जैसे ये किसी की क्रिया करके लौट के आ रहे हो। कान में लगा लेते हैं वो ढट्ठी, ढट्ठी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको जो कान में लगाए जाते हैं? वो ईयरपॉड। कान में लगा लेते हैं वो ईयरपॉड। ना उनके चेहरे पे स्माइल है, ना उनके चेहरे पे रौनक है, ना उनके चेहरे पे चमक है। बस ऐसा लगता है जैसे बस जी रहे हैं वो जी नहीं रहे हैं साहब, वो बस एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो जी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ पृथ्वी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनका स्वधर्म कुछ और है और वो कर कुछ और। पापा ने कहा बीटेक कर लो, इंजीनियर बन जाओ। बीटेक कर लिया, इंजीनियर बन गए, आईटी सेक्टर में जॉब लग गई। अब सुबह से शाम तक वो लैपटॉप के सामने बस मर रहे हैं। सुबह जाते हैं तो ये सोचते हैं कब 12 बजेगा या कब 2 बजेगा तो मुझे लंच की छुट्टी मिल जाएगी, और लंच के बाद जब लौट के आते हैं तो इंतजार करते हैं कब 5 बजेगा जो मुझे यहां से परमानेंट छुट्टी मिल जाएगी। और वो जी नहीं रहे हैं साहब, वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं और समय काट रहे हैं। क्या मिला ऐसे बीटेक करने से? क्या मिला ऐसी इंजीनियरिंग करने से? जब आप अपने आप को सुखी नहीं कर पाए, अपने आप को आनंदित नहीं कर पाए, तो क्या फायदा ऐसी इंजीनियरिंग करने से? क्या फायदा ऐसा बीटेक करने से? मेरी बात थोड़ी सी आपको थका तो नहीं रही है? बहुत ज्यादा समझ में मेरी बात आ रही है? 90% लोग ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं। आप देखो जाकर बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, आपको एक स्कूटी पे हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, कपल बैठे हैं, उनको देखो आप, उनके चेहरे पे एक अलग तरह की रौनक दिखाई पड़ेगी आपको। और फिर आपके बगल से कोई 30 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी निकल जाएगी, उसमें वो आदमी जो बैठा हुआ है उसका चेहरा देखो, उसका चेहरा देख के आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने इसके मुंह पे 20 जूते मारे हुए हैं। बैठा वो मर्सिडीज में है, और आपको लग रहा है कि नहीं ये आदमी तो बहुत सुखी है, तो मर्सिडीज से चल रहा है। नहीं साहब, वो सुखी नहीं है। वो पैसा कमा रहा है, लेकिन उसको हैप्पी नहीं है। वो आनंदित नहीं है, वो ब्लिसफुल नहीं है सन्यासी सर। वो ब्लिसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वधर्म नहीं कर रहा है, वो परधर्म में है। उसको करनी थी फोटोग्राफी, उसको करनी थी फोटोग्राफी, लेकिन बन गया आईटी इंजीनियर। उसको लोगों की सेवा करनी थी, वो लोगों को सर्व करना चाहता था, लेकिन पापा ने उसको मेडिकल करा के डॉक्टर बना दिया। नहीं, डॉक्टर तो नहीं बना दिया, डॉक्टर तो फिर भी सेवा करते हैं। वो वो बिजनेसमैन बन गया। एक आदमी को स्पोर्ट्स करना था, और वो आदमी कहां चला गया? वो साड़ी की दुकान पे साड़ियां बेच रहा है। कैसे सुखी हो सकता है वो आदमी? कैसे सुखी हो सकता है? इसलिए बोला गया है, इसलिए बोला गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेया, पर धर्मो भयावह। इसलिए बोला गया है। आइए समझते हैं। एक और सिग्नल आपको मिलेगा। मैं थोड़ा सा लेंदी जा रहा हूं, और प्लीज बने रहिए हमारे साथ में। आपको आज आज अपने जिंदगी का पर्पस मिल जाएगा। बने रहिएगा, बहुत तैयारी करी मैंने इसकी। यू फील इनर पीस एंड कॉन्फिडेंस। आपको उस काम को करने के बाद में अंतरात्मा से आपको सुकून मिलेगा, इनर पीस मिलेगा आपको, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप किसी को मोदी केयर का बिजनेस प्लान दिखाने जाते हो, प्लान दिखा देते हो, दिखाने के बाद में आईडी लगी या नहीं लगी, प्रोडक्ट की बिलिंग हुई या नहीं हुई, आप बताओ, आपको इनर पीस महसूस हुआ, कॉन्फिडेंस महसूस हुआ कि नहीं?
और अगर आपको इनर पीस महसूस नहीं हुआ और आपको अगर कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हुआ तो आपको चेक करना चाहिए कि मैं अपने स्वधर्म में हूं या परधर्म में हूं। आप किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम से बाहर निकलने के बाद में मत्था पटक लेते हो कि हे भगवान कहां फंस गए थे यार, बड़ी मुश्किल से 3 घंटे बीते बाहर निकल पाए। या फिर आपको लगता है कि यार एक आध घंटे और चलता तो और मजा आता। आप समझो इस बात को, आप समझो इस बात को। आइए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। इनर पीस मिला है, सुकून मिला कि नहीं मिला, कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं। नंबर 4, यू ग्रो कंसिस्टेंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंदना जी, यू ग्रो कंसिस्टेंटली। अगर आप अपने स्वधर्म में होगे तो आप कंसिस्टेंटली ग्रो करोगे ही करोगे। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा। सचिन तेंदुलकर ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया 16 वर्ष की उम्र में, उसके बाद में वो अपने कैरियर में ग्रो गया। उसने अपने कैरियर में ग्रो किया या डिप किया? कभी कदार वंस इन ए ब्लू मून डिप आएगा। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में डिप नहीं आएंगे, डिप्स तो आएंगे, अप एंड डाउन आएंगे आएंगे। लेकिन वो ग्रो करा अंत में, वो धीरे धीरे आपको क्या क्या ग्राफ दिखाई पड़ा? उसका ग्राफ किस तरह का था? उसका ग्राफ कुछ इस तरह का था, देखिए। उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से था, कुछ इस तरह से था ग्राफ। यही तो ग्राफ था उसका। तभी तो मास्टर ब्लास्टर बना, तभी तो क्रिकेट का भगवान बना। और आप किसी काम को पिछले 10 सालों से कर रहे हो, और 10 सालों से करने के बाद भी अगर कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं कर रहे हो, आप स्वधर्म में नहीं हो यार। क्योंकि अगर स्वधर्म में होते तो दिल से करते, स्वधर्म में होते तो अंतरात्मा से करते, स्वधर्म में होते तो जील एंड जस्ट के साथ में करते, पूरे ऊर्जा और उत्साह के साथ में करते। और जिस काम को व्यक्ति ऊर्जा और उत्साह के साथ में करता है, उस काम में ग्रो करता ही करता है। लता मंगेशकर ग्रो करी या नीचे उतर के आई? अमिताभ बच्चन ग्रो किया या नीचे आया? देखो ना अपने आप को। अमिताभ बच्चन की शुरुआत की पिक्चरें फ्लॉप हुई थी ना, लेकिन अल्टीमेटली तो ग्रो किया ना। लता मंगेशकर ने अल्टीमेटली ग्रो किया, सचिन ने अल्टीमेटली ग्रो किया। तो ग्रोथ अगर है तो आप स्वधर्म में हो, और ग्रोथ अगर नहीं है तो निश्चित रूप से आपको एक बार विचार करने की जरूरत है कि मैं अपने स्वधर्म में हूं या नहीं। थोड़ी सी ट्रेनिंग टफ जा रही है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा बातें। चलो, यू स्टॉप सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन। बने रहिएगा, थोड़ा सा देखिए सीखिए। जिंदगी सर पैसा कमाना ही नाम नहीं है जिंदगी का। देख, इन चीजों को सीख के आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू स्टॉप सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन। जो आपका स्वधर्म होता है ना, उसके लिए आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आपको समझने का प्रयास कीजिए। आप में से कितने लोग महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं? नाम तो सभी ने सुना होगा। प्लीज थोड़े से अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा आपको पढ़ाने में। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट ट्रेनिंग में इसी तरह की करूं तो अपनी वीडियोस ऑन करके बैठो। आपका स्वधर्म क्या है? आपका स्वधर्म क्या है सर? आप अगर वीडियोस नहीं ऑन कर पा रहे हो, इसका मतलब आप आधे आधे स्वधर्म में हो। आधा स्वधर्म है सीखने का, और आधा स्वधर्म है कंफर्टेबली लेटे रहो। वीडियो ऑन करोगे तो बैठना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी। चलो समझते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। घर पे पिता थे जो रिटायरमेंट के बहुत नजदीक थे। घर पे एक सयानी बहन थी जिसकी शादी होने वाली थी अगले 2 महीनों में। और ऐसी स्थिति में महेंद्र सिंह धोनी ने
रेलवे की, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी पुनीत सर छोड़ दी, रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करके घर आ गए। पिता ने कहा चलो अच्छा है आ गए, कुछ दिन रुक के जाना, बहन की शादी है, थोड़ा सा हाथ बटाना। धोनी साहब क्या बोलते हैं कि कुछ दिन रुकने के लिए नहीं आया हूं, परमानेंट रुकने के लिए आया हूं, नौकरी छोड़ दी मैंने। कब नौकरी छोड़ी सारिका जी? जब बाप रिटायरमेंट की कगार पे खड़ा है। कब नौकरी छोड़ी? जब बहन की शादी अगले 2 महीने में होने वाली है। और नौकरी कौन सी छोड़ी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ी थी, जो मैक्सिमम लोगों का सपना होता है, जो मैक्सिमम लोगों का सपना होता है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या नौकरी छोड़ने से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पापा से परमिशन मांगी थी? क्या अपनी दीदी से परमिशन मांगी थी? नहीं। क्या अपने दोस्तों से बात करी थी? नहीं। जब आप अपने स्वधर्म की तरफ बढ़ते हो तो आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं चाहिए होते हैं नेगी सर। सही कह रहा हूं या गलत? स्वधर्म की तरफ जब बढ़ोगे तो एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं। मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, चिंटू की मम्मी बताएंगी तो मोदी केयर ज्वाइन करेंगे, चिंटू के पापा बताएंगे तो घर का सामान खरीदेंगे। आपका स्वधर्म नहीं है यार। पिटी में जाने के लिए तो चिंटू के पापा, चिंटू की मम्मी किसी से नहीं पूछते हो। दोस्तों के साथ में बैठ के दारू पीते समय तो नहीं पूछते हो चिंटू की मम्मी से। पेस्ट खरीदने के लिए चिंटू की मम्मी से पूछोगे। पेस्ट खरीदोगे घर का तो चिंटू की मम्मी डिसाइड करेंगी पेस्ट खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। बेसिकली एक्सटर्नल वैलिडेशन वहीं लिए जाते हैं जहां आप अपने स्वधर्म के प्रतिकूल जाते हो। जब व्यक्ति अपने स्वधर्म की तरफ बढ़ता है तो किसी से नहीं पूछता है। किसने पूछा भाई? क्या सचिन तेंदुलकर ने हाई स्कूल फेल होने के बाद पापा से पूछा था क्या? किसके माँ बाप कहेंगे तुम हाई स्कूल में फेल हो जाओ, बताओ मुझे जरा। आप सबके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप बताओ ईमानदारी से, आपका बच्चा अगर हाई स्कूल फेल होके आएगा और आपसे कहेगा मैं फेल हो गया हूं पापा, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, तो आप क्या जवाब दोगे उसको? दो खींच के कंटाप मारोगे उसके। तो नालायक कहीं का हाई स्कूल में फेल होके बैठ गया और अब बता रहा है क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। लेकिन सचिन ने सुनी क्या अपने पापा की? अपने स्वधर्म का पालन किया, और स्वधर्म का पालन किया, इसलिए आज इस विश्व को मास्टर ब्लास्टर मिला, क्रिकेट का भगवान मिला आपको। समझ में आ रही बात आपको? अमिताभ बच्चन जब आकाशवाणी से फेल हुए तो क्या हरबंस राय बच्चन ने कहा नहीं होगा कहां जा रहे हो तुम यार, कौन से क्षेत्र में जा रहे हो? और मैं बात कर रहा हूं 1970s की। 70s के समय में ये जो नाचने गाने वाली इंडस्ट्री है, जिसको हम फिल्म इंडस्ट्री बड़े सम्मान से देखते हैं, उस समय भाड़ों की इंडस्ट्री बोली जाती थी ये, भाड़ों की इंडस्ट्री। और अमिताभ बच्चन किस परिवार से बिलोंग करते थे? अमिताभ बच्चन जिस परिवार से बिलोंग करते थे उस परिवार का संबंध उस समय के भारत के प्रथम परिवार यानी कि गांधी परिवार से थे। यानी कि इतने बड़े परिवार का लड़का क्या करने जा रहा है? भाड़ों की इंडस्ट्री में काम करने जा रहा है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, गाना सुना किसी ने? उस गाने में आपने देखा है अमिताभ बच्चन को? कल्पना करके देखो जरा, आपके हस्बैंड अगर इस पोज में आ जाए कैसे लगेंगे आपको? अपने अपने हस्बैंड को जरा चेक करो कि आपके हस्बैंड जो है, किसकी बीवी लंबी, किसकी बीवी छोटी, किसकी बीवी मोटी, किसकी बीवी काली, किसकी बीवी गोरी, ये सब बन के आपके हस्बैंड अगर आ जाए आपको कैसा लगेगा? झेल पाओगे? अपने हस्बैंड को, अपने बेटों को, अपने किसी रिलेटिव को झेल पाओगे इस स्थिति में? नहीं झेल पाओगे। लेकिन अमिताभ बच्चन के पास तो उस समय अभिषेक बच्चन भी थे और श्वेता बच्चन भी थी, यानी कि बच्चे भी थे उनके। और उसके बाद भी पुनीत जी ये रोल करना, ये सीन करना, क्या लगता है आपको बहुत बहुत आसान रहा होगा ये करना? एक 6 फुट 4 इंच 5 इंच के आदमी के लिए महिला की ड्रेसअप गेटअप करना आसान रहा होगा क्या? नो, नॉट एट ऑल। बट वो उनका स्वधर्म था, वो उनका स्वधर्म था, इसलिए आज वो ऑल टाइम सुपरस्टार बन गए, ऑल टाइम सुपरस्टार बन गए। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म को पहचान के, बिल्कुल सही बात है। दैट्स ग्रेट, सुपर सर, मुझे बहुत अच्छा आइडिया नहीं था सन्यासी सर, आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है सर, ये समझना होगा हमें।
चलो, कोई काम ऐसा आपको जिंदगी में दिखाई पड़े जहां पर आपको लगे कि यू फील दिस इज वेयर आई बिलोंग। कोई काम करते समय आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार, यू फील, आपको ऐसा फील होना चाहिए, दिस इज वेयर आई बिलोंग। ये वो काम है जो मेरे लिए बना है। ये वो काम है जिस काम के लिए मैं बना हूं। जिस दिन आपको वो काम मिल जाएगा, उस दिन भूल जाइए सक्सेस, भूल जाइए पैसा, भूल जाइए वैलिडेशन, भूल जाइए लेवल, सब कुछ। आप असीम ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। आप असीम ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। मिश्रा जी, आपको पता है 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो बने किस लिए हैं। वो बने किस लिए हैं। और यही दुख है उनके जीवन का। यही दुख है उनके जीवन का। चलो, बहुत शॉर्ट में बस 10 मिनट मुझे दे दीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं। प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई योर स्वधर्म। प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बताने जा रहा हूं आपको आइडेंटिफाई करने का, कि अपने स्वधर्म को कैसे पहचाने। बाकी इस ट्रेनिंग को हम कंटिन्यू करेंगे कल, हो सकता है, क्योंकि टाइम काफी हो गया। प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचानेंगे मेरा स्वधर्म क्या है। आइडेंटिफाई योर स्वधर्म। प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई योर स्वधर्म। नंबर 1, मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगा, बाकी हम कल और लंबी ट्रेनिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू एंजॉय नेचुरली। चेक करना अपने घर में आज। व्हाट डू यू एंजॉय नेचुरली। व्हाट डू यू एंजॉय नेचुरली। आप सामान्यतः क्या एंजॉय करते हो, क्या अच्छा लगता है आपको। व्हाट डू यू एंजॉय नेचुरली, व्हाट एक्टिवेट्स फील्स एफर्टलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट एक्टिविटीज फील्स एफर्टलेस। फील्स एफर्टलेस। व्हाट एक्टिविटीज फील्स एफर्टलेस। कोई बता सकता है एनीबडी। विनोद सर, क्या ऐसा लगता है, कभी कभी महसूस किया। अनम्यूट करिए, चलिए बात करते हैं आपसे थोड़ा सा, 2 मिनट लेट से ही। विनोद जी, जी सर। कभी जरा चेक करो अपने आप को। आज जिंदगी की ऐसी ट्रेनिंग में बैठे हो आप, जिसने बिल्कुल हिला के रख दिया आपको। आप बताओ, बचपन से लेके अभी तक कौन सा ऐसा काम है जिस काम को करते करते आप खो जाते हो, आपको समय का एहसास ही नहीं होता और काम हो जाता है अपने आप। सर बचपन से आज तक तो मैं बिजनेस भी कर चुका हूँ, लेकिन अभी मुझे में मैं खो गया जाता, पूरा खो जाता हूँ। ऐसा खो काम मुझे जाते हो आज पूरी तक तरह कभी से। मिला ही नहीं सर। बहुत बढ़िया, ये आपका स्वधर्म है। ये आपका स्वधर्म है, इसको बिल्कुल पकड़ के रखिएगा सर। यस सर। बिल्कुल पकड़ के रखिएगा, यही आपका स्वधर्म है। वंदना जी, बताइए क्या करते हो। प्लीज वो बातें भाषा मत बोलिएगा जो भाषा देखने में बड़ी सुंदर लगे। वो बोलिएगा जो सच्ची हो। क्या ऐसा करते हो जिसमें आप खो जाते हो, जिसमें आपको समय का एहसास ही नहीं पता चलता। सर रियली बिल्कुल। अभी मैं पिछले 9 सालों से सर पूरी तरीके से सर मोदी केयर में ही पूरी तरीके से व्यस्त हूँ। और मुझे सर इसके अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। दैट्स ग्रेट, सुपर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। कम से कम आप वो कर रहे हो जो आपका स्वधर्म है। और जब आप अपने स्वधर्म को फॉलो करते हो तो आप विश्वास मानिए जीवन के, मतलब, आप असीम ऊंचाइयों को पहुंचेंगे। आप असीम ऊंचाइयों को छुएंगे। नो डाउट, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन साथ दे रहा है, कौन साथ नहीं दे रहा है, क्या कंपनी कर रही है, क्या अप्लायंस कर रहे हैं, भूल जाइए सब कुछ। अगर आपको लगता है कि सर पिछले 9 साल मेरे ऐसे गुजर गए कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब गुजर गए साल, और जब मैं मोदी केयर में डूब के काम करती हूँ उस समय मुझे ना समय का एहसास रहता है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना मुझे किसी को कॉल करना पड़ता है, ना किसी से मुझे परमिशन लेनी पड़ती है, तो मान लीजिएगा ये आपका स्वधर्म
ये आपका स्वधर्म है। कुछ लोग ऐसे भी यहां बैठे होंगे जो किचन में चले जाते हैं तो घंटों किचन में खाना बनाया करते हैं, ना उनको गर्मी लगे, ना उनको सर्दी लगे, ना उनको कुछ महसूस हो। वो लिए कलछी, लिए दैत तेरे की, दैत तेरे की, दैत तेरे की, अपना ये उठाया, वो उठाया, ये धरा, वो धरा, ये करा, वो करा, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो संगीत सुनने लगते हैं तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे निकल जाते हैं, वो संगीत में इतना व्यस्त हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कुछ बजाने लगते हैं तो उनको एहसास ही नहीं होता कितना समय गुजर गया। कुछ ऐसे भी हैं जो अध्यात्म में खो जाते हैं। जब भगवान की कोई बातें आती है, जब भगवान की कोई कथा सुनानी होती है, भगवान की कोई वाणी सुनानी होती है, वो खो जाते हैं, वो घंटों घंटों बात कर सकते हैं इस विषय पे। ये आपका स्वधर्म है, ये आपका स्वधर्म है। चलो, पहली बात तो पहला क्या मैंने बताया, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने आप को चेक करो। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, और अब बाकी आप जानते हो अपने आप से। सेल्फ ऑब्जर्वेशन। दूसरी बात, फीडबैक फ्रॉम अदर्स। फीडबैक फ्रॉम अदर्स। व्हाट डू पीपल प्रेज यू डू? व्हाट डू पीपल प्रेज यू डू? आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसके लिए लोग आपकी तारीफ करते हैं? जैसे मिश्रा जी ने बताया कि मैं हिसाब किताब बड़ा अच्छा कर लेता हूं, मुझे कहीं भी शादियों में बैठा दिया जाता है और कहा जाता है मिश्रा जी को बैठा दो, ये बड़ा अच्छा हिसाब किताब करते हैं। इसका मतलब आप बिल्कुल सही जगह पे हो मिश्रा जी। आप पोस्ट ऑफिस में बिल्कुल सही जगह पे हो, भगवान ने आपको चुन के काम दिया है, आपके लायक का ये काम था। जाके वहां पर आरडी करो, एफडी करो, कैलकुलेशन करो, किसका कितना ब्याज, किसकी कितनी मेच्योरिटी, किसकी कितनी किस्त, ये आपने बिल्कुल सही काम मिला आपको। दूसरों से पूछो, दूसरे से पूछो, यार क्या ऐसा काम है जिसके लिए मुझे तारीफें मिलती हैं, या जिसके लिए आपको प्रेस करते हैं लोग? सारिका, बताओ भाई, कोई ऐसा काम बताओ जिसके लिए लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। चलो, कहां गई सारिका? ये रही। बताओ भाई सारिका, कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए लोग आपकी तारीफ करते हैं? रितु जी, मैं आपसे बात आपसे पूछने आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। प्लीज। सर मेरी मैडम इसलिए तारीफ करती कि मैं टाइम पे जैसा वो बोलती हूँ वैसा मैं कर देती हूँ। ये तो बात सही है, मैडम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं मोदी केयर से हट के बात कर रहा हूँ। आज की ट्रेनिंग मोदी केयर की ट्रेनिंग है ही नहीं। आज की ट्रेनिंग तो बिल्कुल अलग ट्रेनिंग है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बचपन से लेके आज तक कोई ऐसा काम है जिसके लिए सारा समाज, जो आपको जानते हैं, जो आपको पहचानते हैं, आपके दूस, परिवार, आपके नाते दूसरों रिश्तेदार। की हेल्प करना, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है तो मैं लेके जाती हूँ, किसी को कहीं मार्केट जाना है तो मेरे को लेके जाना है, दूसरों के ही काम में काम करती हूँ। तो अब इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब ये व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने में इसको बहुत रुचि है और इसको इसका इंटरेस्ट है, लोग इसके लिए जानते हैं इनको, इनको प्रेस करते हैं। तो इस व्यक्ति को अपने क्षेत्र का लीडर बनना चाहिए, इसको इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब ये इसका इसका ये अगर इलेक्शन लड़ेगी तो ये आज धीरे से पहले क्या बनेगी, पहले पार्षद बनेगी, उसके बाद में फिर धीरे से और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। ये लड़की मुख्यमंत्री बन सकती थी, लेकिन क्या क्या, पप्पा ने शादी कर दी, ससुराल आ गई, बच्चे हो गए, टिकिर पिटिर, चिंटू पिंटू, स्वीटी बबली, फंस गई, बस हो गया, एक मुख्यमंत्री छूट गया हमसे। एक मुख्यमंत्री छूट गया हमसे, एक बहुत क्लास का लीडर हमसे छूट गया। समझ में आ रही है बात आपको? रितु जी, क्या क्या ऐसी चीज आपने करी है जिसके लिए आपको लोग तारीफ करते हैं आपकी? बताइए मुझे। अनम्यूट कर रहा हूं मैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। अगर मैं बात करूं मोदी केयर से हट कर, तो सर मुझे किचन में बहुत मजा आता है, खासतौर खाना बनाने में। जब मैं खाना वाह। बनाती हूँ तो कई घंटे तक बना सकती हूँ। और लगभग अगर कोई मुझे 30-35 लोगों का खाना बनाने के लिए भी कह देना तो मैं बिल्कुल आराम से बना सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। ग्रेट, सुपर। और और खाने के लिए ही मुझे काफ़ी तारीफ भी मिलती है कि खाना अच्छा बनाती हैं। और मैं यूट्यूब से देख के खाना बहुत अच्छे से बना लेती बहुत हूँ, अपने बढ़िया, बच्चों के लिए केक बहुत बना लेती बढ़िया, हूँ, बहुत डोनट बना लेती हूँ। मतलब जो भी मुझे मेरे बच्चों को पसंद है मैं घर पे ही बनाती हूँ। मैं बाहर का बहुत कम खिलाती हूँ उन्हें, तो मैं थैंक यू, घर थैंक पे ही यू बनाती हूँ रितु जी, हमारे। बहुत बढ़िया, हाँ, थैंक यू सो मोदी वेरी मच। केयर। अगर सर मैं मोदी केयर की बात करूँ तो मोदी केयर को मैं बड़ी मन से करती हूँ।
और जब लग के करती हूँ तो बस जब मोदी केयर ही करती हूँ, उसके सिवा फिर दूसरा नहीं आता मुझे। और जब किचन में बहुत होती हूँ, बढ़िया, खाना बनाती हूँ, तो खाना ही बनाती हूँ, मतलब एक बहुत टाइम में बढ़िया, सब काम करती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए हमारे सामने रितु जी का एग्जाम्पल है कि ये 30-40 लोगों का खाना बना लेती हैं, घंटों घंटों किचन में बैठ जाती हैं, इनको कोई थकान नहीं आती है। इनको अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं आपका खाना बहुत अच्छा बना है, ये सब्जी बहुत अच्छी बनी है, ये इस तरह का खाना बना, ये सेटिस्फाइड फील करती है। अब अगर रितु जी कोई रेस्टोरेंट खोल लेती, क्षमा कीजिएगा मेरी बात को, अगर रितु जी कोई रेस्टोरेंट खोल लेती या किसी बहुत अच्छे होटल में बहुत चीफ शेफ बन जाते, तो शायद अपनी जिंदगी में ज्यादा फुलफिल कर पाते, तो शायद अपनी लाइफ को ज्यादा जस्टिफाई कर पाते। ये यही तो कह रहे हैं श्री कृष्ण, और क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं श्री कृष्ण, और क्या कह रहे हैं आपसे? स्वधर्मे निधिनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने स्वधर्म को करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वो परधर्म से बहुत अच्छा हो। आपको स्वधर्म क्या दिया था भगवान ने? आपको स्वधर्म दिया था कि आप बहुत अच्छी कुक हैं। ये आपका स्वधर्म था, आप बहुत अच्छी कुक हैं। लेकिन जिंदगी की घर गृहस्थी ये वो इपिर टिपिर में पड़ के बच्चों के डोनेट्स बना रहे हैं, बच्चों के केक बना रहे हैं। एक बहुत अच्छा सेफ हमसे छूट गया। महसूस कर पा रहे हैं मेरी बात को वंदना जी? आप, मिश्रा जी, महसूस कर पा रहे हैं मेरी बात को? सारिका जी, महसूस कर पा रहे हैं? एक बहुत अच्छा सेफ जो है सोसाइटी ने घर गृहस्थी के चक्कर में लूज कर दिया। मैं भड़का नहीं रहा हूं किसी को, प्लीज अपने घर में लड़ाई मत कर देना मेरी वजह से, है ना? हाँ मैं हाँ उसका। चलिए आइए दूसरी बात करते हैं। बस फ्री कर रहा हूं, बस 2 मिनट में फ्री कर रहा हूं, लेकिन कुछ ना कुछ लेके जाएंगे आप। नेचुरल एबिलिटी टेस्ट, तीसरा कैसे करेंगे? नेचुरल एबिलिटी टेस्ट। नेचुरल एबिलिटी, व्हाट स्किल्स कम इजिली टू यू कंपेयर टू अदर्स? व्हाट स्किल्स, come easily to you, come easily to you compared to others? बड़ा सिंपल तरीका है साहब। कौन सी ऐसी स्किल है जो आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं कंपेयर टू अदर्स? कौन सी ऐसी चीज है जो आप बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं, जैसे ही आपके सामने आया, यूट्यूब पे आया, खट 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 आपने पकड़ ली? अभी जैसे बताया, बड़ा अच्छा रितु जी ने बताया आपने कि मैं यूट्यूब से सीख कर खाना बना लेती हूं। अब हमसे कोई कहते पुनीत भैया कि आप यूट्यूब से सीख के खाना बना लो, तो वो चैनल भी अगर आ जाएगा, कोई लगा भी देगा ना, तो आप क्या करोगे? चैनल चेंज कर दोगे। कर दोगे नहीं कर दोगे? कर दोगे। लेकिन अगर रितु जी के सामने कोई खाना बनाता हुआ दिख गया तो रितु जी क्या करेंगी? उसी जगह पे स्टॉप कर देंगी, कहेंगे नहीं ये पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर अनुपमा बाद में देखेंगे, पहले ये वाला देख लेते हैं, ये बना कैसे रही है। कौन सी स्किल्स आप जल्दी जल्दी सीख लेते हो इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स? हर्षा जी बताइए, हर्षा केकरे, क्या अच्छा लगता है? कौन सी ऐसी स्किल है जिसको जिसको सीखने में मजा आता है? गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मेरे को आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है और सिंगिंग में। तो ये दो चीज़ें मेरे को हमेशा करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। गाने सुनना, गाना गाना, दोनों चीज़ें। और बाकी आर्ट में भी मेरे को इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा। तो कोई बहुत भी बढ़िया, जैसे आर्ट से रिलेटेड यूट्यूब पे आता है तो वो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, या जब टाइम मिलेगा तब, मतलब कोशिश करती हूँ कि टाइम मिले और मैं वो कर पाऊँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपकी नेचुरल स्किल है, इसको सीखना अच्छा लगता है। कुछ चीजें सीखने में अच्छी लगती हैं, कुछ चीजों को लोग सीखना चाहते हैं। जैसे ऋतु जी ने बताया कि कोई यूट्यूब पे अगर कुकिंग का वीडियो आ गया तो वो मुझे लगता है कि मैं इसमें सीखूं। हर्षा जी ने बताया कोई आर्ट का वीडियो आ गया, मुझे लगता है मैं सीखूं। कोई गाने का वीडियो आ गया, मुझे लगता है मैं सीखूं। लेकिन उसी जगह पर विनोद से बात करें तो विनोद कहता है कोई खाने वाला वीडियो आया तो मैं खिसका देता हूँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मैं देखता हूँ रणवीर सर की कहीं ट्रेनिंग पड़ी हो ना, उसको सुन लेते हैं। क्यों विनोद भाई? सही बात है। बोले रणवीर सर की वेलनेस की ट्रेनिंग पड़ी है ना, उसको सुन लेते हैं इतनी देर में, तो इंटरेस्ट है। ये आपका 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 स्वधर्म है, सिंगिंग आपका स्वधर्म है। आइए लास्ट चलते हैं, बहुत समय ले लिया आपका हमने।
मेरा उद्देश्य था 1 घंटे में क्लोज करने का इसका, लेकिन मेरा भी स्वधर्म है, मैं भी अपने स्वधर्म से। इनर रेजोनेंस चेक, इनर रेजोनेंस चेक। इनर रेजोनेंस चेक, व्हाट वर्क गिव्स यू ए सेंस ऑफ, गिव्स यू ए sense of, what work gives you a sense of meaning and purpose? What work gives you a sense of meaning and purpose? मतलब क्या है इस बात का? कौन सा काम जीवन में आप ऐसा करते हैं जिस काम को करने के बाद में आपको लगता है कि आपकी ये लाइफ मीनिंगफुल है, पर्पसफुल है? बताइए साहब, कौन सा ऐसा काम है जिस काम को करने के बाद में आपको लगता है कि मैं, मुझे अपनी लाइफ की मीनिंग मिल गई, मुझे अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया? लगता है कोई काम ऐसा, करते हो कोई काम ऐसा जिसको करने के बाद में लगता है कि लाइफ का पर्पस मिल गया मुझे? मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। इस ट्रेनिंग का क्या सेंस है सर? भगवत गीता पे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, अध्याय 3 श्लोक नंबर 35 को इतना डेलिबरेटली लेके जा रहा हूं, इतना डीप में आपको समझा रहा हूं, क्योंकि इस ट्रेनिंग को करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी लाइफ का पर्पस मिल गया, मुझे मेरी लाइफ का मीनिंग मिल गया। मुझे परमपिता परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि मैं भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर सकूं, अध्यात्म का बीज आपके अंदर जगा सकूं। धर्म कोई भी हो आपका, इट डजेंट मैटर, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपके अंदर एक बीज जगा डाल सकूं अध्यात्म का, जिस बीज को बड़ा होते 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 आप अपने जीवन को फ्लरिश कर सके, आप अपने जीवन में असीम ऊंचाइयों तक छू सके। आप देखो, आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जो आपको पर्पस दे रहा है? आप देखो, आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जो काम आपको मीनिंग दे रहा है? देखो, चेक करो, क्या कर रहे हो? आप रास्ते रास्ते चलते हो, मैं बड़े छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूं सर आपको। आप रास्ते रास्ते चलते हो, रास्ते पे राठौर साहब आपको एक ईंटा दिखाई पड़ता है, आप गाड़ी उसको किनारे करके निकल जाते हो, या गाड़ी साइड में रोक कर उस ईंटे को उठा के किनारे कर देते हो? आप देखो ना, आप क्या करते हो? आप पार्क में घूमने गए हो, वहां पर किसी ने चिप्स खाकर पैकेट फेंक दिया, वो जॉगिंग ट्रैक पे पड़ा हुआ है, आपने क्या किया? आपने उसको बच के निकल गए, या आपने उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया? आप देखो, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी लाइफ की मीनिंग क्या है? जो काम आपके लाइफ को पर्पस दे, आपको लगे कि यार ये मैंने पर्पस पूरा किया, मेरा जीवन में आने का उद्देश्य ये है, इस पृथ्वी पे आने का उद्देश्य मैंने पूरा किया, ये काम मुझे मीनिंग देता है, ये काम मुझे पर्पस देता है, वो आपका स्वधर्म है, वो आपका स्वधर्म है। और चलते चलते आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो व्यक्ति जीवन में अपने स्वधर्म का पालन करता है, वो व्यक्ति असीम ऊंचाइयों को छूता ही छूता है। परमपिता परमात्मा ने सबके अंदर एक ना एक स्वधर्म दिया हुआ है, अपने स्वधर्म को फॉलो करिए और जीवन में आगे बढ़िए सर। अगर मोदी केयर आपका स्वधर्म है, तो मोदी केयर को दिल लगा के कीजिए, और निश्चित रूप से है, तभी तो बैठे हो इतनी देर तक। तो फिर दिल से कीजिए, दिल से कीजिए, बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के कीजिए, बिना किसी टाइम को देखे हुए कीजिए, बिना किसी अवरोध को देखे हुए कीजिए, बिना अपलाइन को देखे हुए कीजिए, बिना डाउनलाइन को देखे हुए कीजिए, बस दिल से कीजिए। अगर आपका स्वधर्म है तो आप देखना, आप आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे, आप आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे। भूल जाइए सब कुछ, भूल जाइए सब कुछ, आप पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। लाइफ में आगे बढ़ने का सूत्र है ये साहब। मैं आपको मैं आपको बहुत फास्ट बता देता हूं। आप, दुनिया में हर इंसान पैसा पैदा करना चाहता है, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, मोटा पैसा कमाना चाहता है, ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। फॉर्मूला चाहिए आपको, बड़ा सॉलिड फॉर्मूला, बड़ा सॉलिड फॉर्मूला ऐसा, कभी फेल नहीं होगा जिंदगी में। नंबर एक बात, नंबर एक बात, जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो लक्ष्य हायर हो, हायर हो। पैसा कमाना कभी भी हायर लक्ष्य नहीं हो सकता था, पैसा कमाना कभी भी हायर लक्ष्य नहीं होता। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी को शाम की सब्जी लेके आनी पड़ती है क्या घर की?
कि आज टमाटर बनेगा या आज बैंगन बनेगा, आज 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 गेहूं की रोटी खाऊंगा, आज बेसन की रोटी खाऊंगा। आपको क्या लगता है कपड़े खरीदने के लिए नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं क्या कि आज मुझे सफेद वाला लेना है कि नीला वाला लेना है? वो विदेश यात्रा पे जाते हैं तो क्या वो टिकट खुद कराते हैं क्या? उनकी कार में पेट्रोल कौन डलवाता है? वो डलवाते हैं क्या? जब जीवन में आप बड़े लक्ष्य ले लेते हो, हायर पर्पसेस ले लेते हो, तो आपके जीवन के छोटे छोटे चिंदी चिंदी से काम भगवान पूरा करना शुरू कर देता है, प्रकृति पूरे करना शुरू कर देती है। छोटा सा लक्ष्य लिया गया, एक छोटा सा आपके यहाँ घरों के आसपास मंदिर बनते हैं, मस्जिद बनते हैं, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। तो कलेजे पे हाथ रख के देखो, घर के 2 कमरों की छत डलवाने में पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है मिश्रा जी। 2 कमरों का लिंटर डलवाने में पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है। और वो मंदिर जो बन रहे हैं, जो मस्जिदें बन रही हैं, जो गुरुद्वारे बन रहे हैं, बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े कहां से बन जाते हैं अक्षरधाम ऐसे मंदिर? कहां से बन जाते हैं? किसी आदमी ने एक हायर लक्ष्य लिया, एक बड़ा लक्ष्य लिया, और असीम कृपा लक्ष्मी जी की होनी शुरू हो गई, अथाह पैसा आना शुरू हो गया। अक्षरधाम ऐसे मंदिर कैसे बन गए? कल्पना करके देखो, दिमाग खराब हो जाएगा साहब। जीवन में जब कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा लक्ष्य ले लेता है, तो उसके जीवन के छोटे छोटे काम, चिंदी चिंदी काम अपने आप हो जाते हैं। एक याद होगा आप लोगों को, उदयपुर में एक कोई कोई व्यक्ति रहे, क्या उनको संत कहें हम, क्या कहें उनको, वो ऑपरेशन करवाते थे, पोलियो के ऑपरेशन कराते थे। आपको किसी को याद होगा कुछ? उदयपुर में एक नारायण सेवा संस्थान, देखिए याद आ गया मुझे, नारायण सेवा संस्थान। नारायण सेवा संस्थान क्या करता था कि जितने भी अपाहिज बच्चे होते थे, जिनको हाथ पैर यहां वहां से विकलांगता रहती थी, वो उनका ऑपरेशन कराते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसे नहीं थे उनके पास में, एक लक्ष्य लिया था उन्होंने कि क्यों ना ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए, जिस सिस्टम के तहत जितने भी अनाथ बच्चे हैं, उनके माँ बाप अगर ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं, खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम कराएंगे। करना शुरू किया, धीरे 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 आज की तारीख में देखिए जाकर नारायण सेवा संस्थान कितना बड़ा हो गया है, कितना विशाल हो गया है। और जो उनके गुरुजी हैं, वो वो कौन सी गाड़ी से चलते हैं, उनके पास में कितने कमरों का मकान है, वो आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। किसने दिया पैसा ये? कहां से आ गया पैसा ये? तो जिंदगी में याद रखिएगा, अगर सफलता चाहिए, असीम ऊंचाइयों को छूना है, पिकअप ए हायर गोल। पिकअप ए हायर गोल जो सोसाइटी के लिए कुछ करता हो, जो समाज के लिए कुछ करता हो, जो पर्पस देता हो आपकी लाइफ को, जो मीनिंग देता हो आपकी लाइफ को, ऐसा कोई लक्ष्य ले लीजिए। छोटे छोटे लक्ष्य हैं, बहुत सिंपल सी। मैं आज भगवत गीता आपको सुना रहा हूं, ये भी मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। मैं अपना पार्ट प्ले कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोगों ने सुना, कितने लोगों ने नहीं सुना, कौन आया कौन गया, ये उसका अपना काम है। पहली चीज, पिकअप ए हायर लक्ष्य। दूसरी चीज, दूसरी चीज, जिस किसी काम को करिए पूरे मन और बुद्धि के साथ करिए। ज्यादातर लोग सन्यासी सर क्या करते हैं ना, आधे अधूरे मन से करते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको एग्जांपल दे रहा हूं। किसी के घर में कोई घटना घट गई, कोई कैजुअलिटी हो गई, और वो जो कैजुअलिटी हुई है वो 300 किलोमीटर दूर है। मन क्या कह रहा है? 300 किलोमीटर है यार, कौन जाएगा भाई, बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत पैसे लगेंगे, छोड़ो यार, बाद में देखा जाएगा। बुद्धि क्या कह रही है? चले चलो बेटा, अगर नहीं गए ना, तो तुम जब मरोगे तो वो भी नहीं आएंगे। चले चलो बेटा, वरना संबंध खराब हो जाएंगे, कभी ना कभी फिर उस सामने पड़ेंगे तो वो कहेंगे भैया आए नहीं थे तुम हमारे यहाँ क्रिया में। आदमी क्या कर रहा है? मन और बुद्धि में फंसा हुआ है, मन और बुद्धि में फंसा हुआ है। वो आधे अधूरे मन के साथ में काम कर रहा है। कुछ काम ऐसे होंगे जिसमें जैसे आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, आपके सामने मिठाई रखी गई, मन क्या कह रहा है? मन क्या, आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, आपकी शुगर 257 है, 252 है, आपके सामने बढ़िया से रसगुल्ले और काजू कतली रखी है। बताओ भाई, मन क्या कहेगा? मन कहेगा खा लो। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, मन कहेगा खा लो। और बुद्धि क्या कहेगी?
नहीं, 250 है, खाओगे तो 300 हो जाएगी। मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है। ये अगर आपने खा लिया तो ये आपको नुकसान करेगा ही करेगा। ये आपको नुकसान करेगा ही करेगा, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों विपरीत दिशा में। मन और बुद्धि विपरीत दिशा में। जीवन में अगर किसी भी काम में सफल होना है तो साहब उसी काम को करिएगा जिस काम में मन और बुद्धि दोनों संयुक्त तरह से काम करें। आप देखिएगा सफलता यूं मिलेगी। मन और बुद्धि। ऐसा नहीं था अमिताभ बच्चन का आधा मन लगा हो मेडिकल स्टोर में, आधा मन लगा हो एक्टिंग में। ऐसा नहीं था लता मंगेशकर का आधा मन ब्यूटी पार्लर में लगा हो और आधा मन गाने में लगा हो। ऐसा हुआ क्या पुनीत सर? ऐसा हुआ क्या कि लता मंगेशकर कह रही हो कि आप दिन में गाना गा लेंगे, शाम को ब्यूटी पार्लर चला लेंगे? ऐसा हुआ था क्या? क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को लगा हो कि नहीं नहीं दिन में तो ये करेंगे, क्रिकेट खेल लिया करेंगे, शाम को मेडिकल स्टोर पे बैठ जाया करेंगे? ना। 100% डिवोशन चाहिए अगर सफलता चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको आज अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। और विचार करिएगा, जो पढ़ाया है उसको विचार करिएगा। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू रामचंद्र शर्मा जी, बहुत गहराई से आपने बताया, बहुत गहराई से बताया आपने। विचार कीजिएगा कि मेरा स्वधर्म क्या है। बार बार अपने आप से पूछिएगा मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है। और अगर आपको आपका स्वधर्म मिल गया तो मेरी ट्रेनिंग सफल हो गई। अगर आपको आज का स्वधर्म मिल गया तो आपका जीवन सफल हो गया। अगर आपको आपका स्वधर्म मिल गया तो विश्वास मानिए, आपको पैसा मिले या ना मिले लेकिन आपको खुशी मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा। यू विल बी फील ब्लेस्ड। आपको ब्लेस्ड हो जाओगे आप जब सोओगे ना रात में, आनंदित सोओगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच।